हेलो गाइस, आज से मैं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुए नए कोरियन ड्रामे ब्लड हाउंड्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। सीरीज के शुरुआत में हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है, जब दुनिया में कोविड-19 चल रहा था। यहाँ पर हम एक बॉक्सिंग क्लब को देखते हैं। इस बॉक्सिंग क्लब के अंदर हम एक गुनवू नाम के लड़के को देखते हैं, जो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। वो यहाँ पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ से निकलने के बाद गुनवू अपने घर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी मॉम काफी ज्यादा दुखी थी और वो बैठकर रो रही थी। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है, एक्चुअली में गुनवू की मॉम एक कैफे चलाती थी, जो काफी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा होता है। कोविड-19 की वजह से वहाँ पर कस्टमर्स आने भी बहुत हद तक कम हो चुके थे। इसी वजह से गुनवू की मॉम ने किसी और इंसान से पैसे कर्ज में लिए थे और वही आदमी अपने पैसे मांग रहा था और उनके पास तो पैसे थे ही नहीं देने के लिए। सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक न्यूज दिखाई जा रही होती है। न्यूज में ये बताया जा रहा था कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कोविड की वजह से अचानक से बंद करना पड़ा। एक्चुअली में उस बिल्डिंग में एक होटल बनने वाला था। अब बार बार कंस्ट्रक्शन बंद होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मालिक था वो बैंकरप्ट हो चुका था। उसके पास उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पैसे ही नहीं थे। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ओनर था उसका नाम था होंग। वो यहाँ पर अपने वाइस प्रेसिडेंट से कुछ मीटिंग करने के लिए आया हुआ था। वो वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली में एक बैंकर होता है। उसने होंग को उस होटल का कंस्ट्रक्शन के लिए 400 मिलियन वॉन पैसे लोन दिए थे और वो अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन होंग के पास तो पैसे थे ही नहीं। यहाँ पर हम एक तीसरे आदमी को देखते हैं, जो उन दोनों को समझाता है कि हमें जल्द से जल्द उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। उन तीनों की बातें चली रही होती है, इतने में एक म्योंगिल नाम का आदमी वहाँ पर एंटर करता है। म्योंगिल यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं स्माइल कैपिटल नाम के कंपनी का सीईओ हूँ। हम लोग मेनली इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं, लोगों को लोन देना हमारा काम है। म्योंगिल कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मेरे 3 शर्तें हैं। वो कहता है कि उसका पहला शर्त ये है कि उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर उसे एक कसिनो बिल्ड किया हुआ चाहिए, क्योंकि कसिनो को चलाना उसका एक सपना है। दूसरा शर्त ये है कि होटल के बेसमेंट में उसे छोटा सा एक बार चाहिए और तीसरा शर्त ये है कि उसे क्वारंटीन करने का स्पेस चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में कोविड-19 जैसा प्रॉब्लम हो तो उसकी हेल्प हो सके, ताकि मैं जरूरतमंद लोगों की फ्री में मदद कर सकूं। होंग उसकी सारी शर्तें मानकर उसके साथ डील कर लेता है। कार में आने के बाद म्योंगिल ये न्यूज अपनी वाइफ को बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि म्योंगिल के चेहरे पर एक कट लगा हुआ था, जो उसने मेकअप करके छुपाया था। अब इसका क्या रीजन था, यह हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ पर एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट चल रहा होता है। यहाँ पर हम एक वूजिन नाम के लड़के को देखते हैं, जो इस कहानी का लीड कैरेक्टर है। वो बड़े ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हराते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम गुनवू को देखते हैं, जिसको हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। वो भी बड़े ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हराते हुए जा रहा था। वूजिन और गुनवू दोनों ही फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर गुनवू बड़े ही आसानी से वूजिन को एक पंच के साथ गिरा के उसे हरा देता है और टूर्नामेंट को जीत जाता है। वूजिन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे किसी ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद वूजिन जब बाहर आता है तो देखता है कि गुनवू उसका पहले से इंतजार कर रहा था। गुनवू उसे कहने लगता है कि चलो आज हम साथ में खाना खाएंगे। वूजिन उससे पूछता है कि तुम मैच के जीते हुए पैसे के साथ क्या करने वाले हो, तो गुनवू कहता है कि वो सारा पैसा अपनी मॉम को देने वाला है, ताकि अपनी मॉम के कैफे में वो हेल्प कर सके। उसके बाद वो दोनों ही खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो अपने अपने बारे में बताने लग जाते हैं। गुनवू उसे बताता है कि उसने बहुत सारे जगह पर पार्ट टाइम नौकरी किया था, क्योंकि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। वो बताने लगता है कि उसकी फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उसके डैड एक रिसर्च कंपनी के लिए काम करते थे, जहाँ पे उनपे बहुत सारे गलत इल्जाम लगा के उन्हें टर्मिनेट करवा दिया गया और उसके बाद उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ी और पेनल्टी भरने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ गया। वूजिन बताता है कि उसके डैड भी एक बॉक्सर हुआ करते थे, इसलिए उसने भी बॉक्सिंग करना चालू कर दिया। बातों ही बातों में उन दोनों को पता चलता है कि दोनों ही मिलिट्री ट्रेनिंग में हुआ करते थे। उन दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया होता है। ऐसा लग रहा था कि वो अब अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वहां से निकलकर गुनवू अपनी मॉम के कैफे में आता है और उन्हें अपने बॉक्सिंग में जीता हुआ सारा प्राइज मनी दे देता है और कहता है कि इन पैसों से आप कैफे का रेंट भर देना। जब वो दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं, तब गुनवू देखता है कि सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। ये गाड़ी एक्चुअली में उसी आदमी म्योंगिल की थी, जिसने उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों को पैसे लोन पर दिया था। यहाँ पर म्योंगिल एक आदमी से आकर बात करता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि म्योंगिल ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जो गरीब थे और जिनको पैसों की जरूरत थी। अगले दिन म्योंगिल के बहुत सारे एम्प्लॉयज आकर ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको पैसों की जरूरत थी। उन्हीं में से एक आदमी गुनवू की मॉम से भी आकर मिलता है, क्योंकि उनको भी पैसों की जरूरत थी। वो लोग उन लोगों को एक फॉर्म भरने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर आप लोगों ने इन फॉर्म
पर साइन कर दिया तो हम आपका कर्ज चुका देंगे। इन बेचारों को कुछ समझ नहीं आता और वो लोग उस फॉर्म पर साइन भी कर देते हैं। दूसरी तरफ गुणवू जब अपने बॉक्सिंग जिम पहुंचता है तब देखता है कि कोविड-19 की वजह से उसके जिम को बंद कर दिया गया है, इसलिए वो वहां से जाने लग जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी भाग रहा है और उसके पीछे एक लड़की उसे पकड़ने के लिए भाग रही है, इसलिए गुणवू उस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। भागते भागते वो लड़की गुणवू को पकड़ लेती है। गुणवू उससे पूछता है कि आखिर तुम उस लड़के के पीछे क्यों भाग रही थी? तो वो लड़की बताती है कि उस आदमी ने मेरे पैसे चोरी किए थे, इसलिए मैं उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। जिसके बाद वो लड़की आकर अपने ग्रैंडपा से मिलती है। उसके ग्रैंडपा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो जरूरतमंद लोगों को पैसे देते थे ताकि उन लोगों की मदद हो सके, और वो कहते थे कि जब आपके पास पैसे आ जाए तब आप लौटा देना। ऐसे करते करते कई लोगों ने तो उनके पैसे ही नहीं लौटाए थे। वो लड़की अपने ग्रैंडपा को समझाती है कि आपको ऐसे बिना इंटरेस्ट किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, इसमें आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं है बल्कि लॉस ही लॉस है। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसे कोविड-19 के टाइम में अगर हम लोगों की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसके बाद ग्रैंडपा एक मिलिट्री वाले को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक आदमी की जरूरत है जो एक अच्छा इंसान के साथ साथ एक अच्छा बॉडीगार्ड भी हो। एक्चुअली में ग्रैंडपा ये बॉडीगार्ड अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रखना चाहते थे ताकि उनकी ग्रैंड डॉटर कोई खतरे में ना रहे। दूसरी तरफ हम म्योंगिल और उसके सारे लोगों को देखते हैं जो बैठकर पार्टी मना रहे थे। तभी वहां पर मेयर को न्यूज मिलती है कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए म्योंगिल ने इन्वेस्टमेंट किया था वहां पे उनकी डील पक्की हो चुकी थी। अब खुशी से म्योंगिल उस मेयर को बहुत सारा सोना गिफ्ट में देता है। उसके बाद म्योंगिल अपने मैनेजर से बहुत सारे गुंडों को इकट्ठा करने के लिए कहता है और कहता है कि सारे गुंडों को कहना कि वो लोग मास्क लगा के निकले। और उसके बाद वो सारे गुंडों को लेकर गुणवू की मॉम के कैफे में पहुंच जाते हैं जिनसे इन लोगों ने एक फॉर्म पर साइन करवाया था लोन में पैसे देने के बहाने। कैफे पहुंचकर वो मैनेजर गुणवू की मॉम से कहने लगता है कि तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुमने कहा था कि तुम हमें एक्सटेंशन फीस पे करोगी, क्योंकि हमने तुम्हें पैसे पे किए हैं, इसके बदले तुम्हें एक्सटेंशन फीस पे करना था। वो मैनेजर कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के 24 आवर्स के अंदर तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट का 10% इंटरेस्ट पे करना था जो तुमने अभी तक हमें पे नहीं किया है। गुणवू की मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी बोल क्या रहा है। वो कहने लगता है कि 24 आवर्स से ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें हमें 40 मिलियन वॉन पे करना होगा। फिर अचानक से वो आदमी एकदम से चिल्लाने लग जाता है और उन्हें पैसे मांगने की धमकी देने लगता है। गुणवू की मॉम इतनी डर चुकी थी कि वो कहने लगती है कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। वो डर कर अपने बेटे को कॉल करने लगती है और कॉल करके बताती है कि उसके कैफे में कुछ गुंडे घुस आए हैं। लेकिन तभी अचानक से वो सारे गुंडे कैफे में तोड़-फोड़ मचाना चालू कर देते हैं। वो पूरा का पूरा कैफे तोड़ देते हैं। अपनी मॉम की चीखने की आवाज सुनकर गुणवू वहां से भागते हुए आता है। वहां पहुंचते ही गुंडा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुणवू देखता है कि उस मैनेजर ने उसकी मॉम को पकड़ के रखा है। वो गुस्से में एक-एक करके सारे लोगों को मारना चालू करता है। अपने बॉक्सिंग स्किल्स की वजह से वो काफी अच्छे से उन लोगों को मारते जा रहा था। उसने एक-एक करके सारे लोगों को मारकर उधर ढेर कर दिया था। उसके बाद वो कैफे के अंदर जाकर मैनेजर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पे म्योंगिल आ जाता है। म्योंगिल गुणवू से कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम ने हमारे कंपनी से कुछ पैसे उधार लिए हैं। फिर वो उससे पैसे मांगने लग जाता है तो गुणवू कहता है कि तुमने हमारे कैफे को बुरी तरीके से डैमेज किया है, तो पहले हमारे कैफे के डैमेज का पैसा दो, उसके बाद हम देखेंगे। म्योंगिल अपने साथ एक खतरनाक से गुंडे को भी लाया था जो दिखने में काफी ताकतवर लग रहा था, और इतने में गुणवू और उस खतरनाक से आदमी की फाइट चालू हो जाती है। गुणवू उसे बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस पे तो किसी मार का असर ही नहीं हो रहा था। उल्टा वो गुंडा ही गुणवू को मार मार कर उसको बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। उसके बाद गुणवू उठकर उस गुंडे का दांत तोड़ देता है। ये देखकर उस गुंडे को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो गुणवू का सर जाकर मिरर में जोर जोर से पटकने लग जाता है, इतना कि वो बहुत जख्मी हो गया था, उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद म्योंगिल उठकर गुणवू के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है हमारे लिए काम करो। गुणवू उस पर थूक कर कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों के लिए कभी काम नहीं करूंगा। तो म्योंगिल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक चाकू निकालता है और गुणवू के फेस पर एक लंबा चौड़ा कट लगा देता है, जिससे वो खून में लथपथ हो चुका था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि म्योंगिल और उसके गुंडों ने मिलकर गुणवू को बुरी तरीके से मारा पीटा था, और उसके बाद म्योंगिल ने उसके चेहरे पर एक लंबा चौड़ा कट लगा दिया था। एपिसोड 2 के शुरुआत में गुणवू हॉस्पिटल में एडमिट था। उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि उनकी वजह से उसकी बेटी की ये हालत हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्योंगिल ने जो गुणवू के फेस पर चाकू से कट लगाया था, उसकी वजह से उसे टोटल 30 स्टिचेस लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गुणवू वुजिन के साथ अपना ड्रेसिंग कराने के लिए हॉस्पिटल आता है।
है, जहाँ पर डॉक्टर उसे कहती है कि अगर तुमने लेजर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो तुम्हारे चेहरे पर स्कार हो जाएगा। अब क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली था और गुणवू के पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो लेजर ट्रीटमेंट कराने से सीधा मना कर देता है। वूजिन गुणवू को काफी ज्यादा समझाता है और कहता है कि हमें म्योंगिल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा, लेकिन गुणवू मना कर देता है और कहता है कि म्योंगिल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं पुलिस स्टेशन में गया तो वो लोग मेरी मॉम को मार डालेंगे। वूजिन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिस कॉन्ट्रैक्ट पर गुणवू की मॉम ने साइन किया था। वूजिन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम लोगों को एक्सटेंशन फी भरनी पड़ेगी और एक्सटेंशन फी भरने के बाद तुम्हें प्रिंसिपल अमाउंट का 10% हर हफ्ते पे करना होगा जब तक तुम पूरा लोन रिपे नहीं कर देते, और अगर गलती से भी तुमने कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया तो अगले दिन उस इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली डबल हो जाता है। और उन लोगों ने जानबूझकर ये सारा कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा था ताकि लोगों का ध्यान ही ना जाए और वो उनकी जाल में फंस जाए। वूजिन बताने लगता है कि ये जरूर कोई स्कैम है लोगों से पैसे ऐंठने के लिए, और अगर लोगों ने गलती से भी उस फॉर्म पर साइन कर दिया तो ना चाहते हुए भी उनको पैसे भरने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि म्योंगिल की पूरी कंपनी एक फ्रॉड थी और वो लोग जानबूझकर लोगों के साथ स्कैम कर रहे थे पैसे कमाने के लिए। वूजिन गुणवू से कहता है कि हमें जल्द से जल्द सारे पैसे भरने होंगे क्योंकि हम जितना ज्यादा देरी करेंगे उतना ही ज्यादा अमाउंट बढ़ता जाएगा। वहां से निकलने के बाद वूजिन गुणवू को लेकर एक अपने जान पहचान के आदमी के पास जाता है ताकि वो उस आदमी से लोन मांग सके। वो आदमी उन्हें 1% इंटरेस्ट पर लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ बदले में तुम मेरे लिए काम करो। वो उन दोनों को एज अ ब्लड हाउंड काम करने के लिए बोलता है। ये काम ऐसा था कि उन्हें मारपीट करना भी पड़ सकता था, इसलिए गुणवू इस काम के लिए सीधा मना कर देता है और कहता है कि पैसों के लिए मैं इनोसेंट लोगों के साथ कभी मारपीट नहीं करूंगा, और इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी जे म्योंग नाम के गुंडे को देखते हैं जिसके पीछे योंजू नाम की लड़की पड़ी हुई थी। एक्चुअली में इस गुंडे जे म्योंग ने योंजू के ग्रैंडपा से अपनी मॉम का बीमारी का नाटक करके बहुत सारे पैसे लिए थे और आज तक उन पैसों को चुकाया भी नहीं था। वहां से निकलकर जे म्योंग एक बिल्डिंग में आता है। एक बिल्डिंग में आकर वो उसी आदमी से मिलता है जो म्योंगिल के साथ स्माइल कैपिटल में काम करता था, और इसी आदमी ने धोखे से गुणवू की मॉम से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था। वो गुंडा जे म्योंग आकर उस आदमी को बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि हमने बहुत सारे होमलेस बेघर लोगों की आईडीज चुराई और फिर उन्हीं होमलेस लोगों के नाम पर लोन लिया और यही पैसा वो लाकर इस आदमी को दे रहा था। योंजू ये सारा कुछ देख रही थी। वो चुपके से उस आदमी की फोटो क्लिक कर लेती है। दूसरी तरफ हम उसी मिलिट्री वाले को देखते हैं जिसको पिछले एपिसोड में ग्रैंडपा ने कॉल करके अपनी ग्रैंड डॉटर योंजू के लिए एक बॉडीगार्ड भेजने के लिए कहा था। उस मिलिट्री वाले आदमी ने वूजिन और गुणवू को भी इस बॉडीगार्ड वाले जॉब के लिए बुलाया था। उनकी बातें होती है और वो मिलिट्री वाला आदमी इन दोनों को वो जॉब दे देता है और कहता है कि तुम्हें जाकर मिस्टर चो से मिलना होगा। मिस्टर चो एक्चुअली में ग्रैंडपा का ही नाम है। घर आने के बाद योंजू अपने ग्रैंडपा को बताती है कि उसने जे म्योंग का पीछा किया और उसे पता चला कि जे म्योंग ने 400 मिलियन वॉन अलग अलग लोगों के नाम पर लोन ले रखा है और उसके बाद उसने उन पैसों को जाकर एक आदमी को दे दिया। ग्रैंडपा जानते थे कि योंजू की लाइफ खतरे में है। अगर वो ऐसे ही जे म्योंग के पीछे जाती रही तो उसकी लाइफ को रिस्क है। इसी चीज को ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड सिलेक्ट किया है और कल वो लोग तुमसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन योंजू सीधा मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। अगले दिन मिस्टर चो गुणवू से मिलते हैं। उसको देखते ही वो पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। गुणवू बताता है कि कुछ लोन शार्क्स मेरी मॉम के कैफे में आए और फिर उन लोगों ने एक फॉर्म पर धोखे से मेरी मॉम से साइन करवाया और उसके बाद वो ढेर सारे पैसे मांगने लग गए, और जब मेरी मॉम ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मेरे कैफे में आकर तोड़फोड़ मचाई। ये सब सुनकर मिस्टर चो कहते हैं कि मैं भी पहले लोन शार्क हुआ करता था, लेकिन अब मैंने वो काम छोड़ दिया है और अब मैं जरूरतमंद गरीब लोगों को 0% इंटरेस्ट पर लोन देता हूँ ताकि उनका भला हो सके। उसके बाद मिस्टर चो बताते हैं कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरी ग्रैंड डॉटर योंजू को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करे। वो ये भी बताते हैं कि मेरा और योंजू का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक वही है जो मेरी फैमिली है, इसलिए किसी भी हालत पे मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। मिस्टर चो पूछते हैं कि आखिर तुम एक बॉक्सर क्यों बने? तो गुणवू बताता है कि बचपन में मेरे डैड दारू पीकर मेरी मॉम को बहुत मारा पीटा करते थे और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक बॉक्सर बना ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ। गुणवू के वहां से निकलने के बाद मिस्टर चो अपने आदमी से कहकर गुणवू के घर पैसे भिजवाते हैं ताकि वो अपना लोन चुका पाए। अपने हाथ में पैसे देखकर गुणवू बहुत इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम को आकर बताता है कि मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था और उन्हीं लोगों ने मुझे ये पैसे दिए हैं ताकि हम अपना लोन चुका पाए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम म्योंगिल को देखते हैं। म्योंगिल उसी मिस्टर होंग से मिलने के लिए आया था जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी में म्योंगिल अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला था। म्योंगिल की वाइफ उसे समझाती है
है कि तुम मिस्टर होंग से थोड़ा बचकर रहना, उसका दूर दूर तक कनेक्शंस है। अगर हम किसी पुलिस केस में फंस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। म्योंगिल को ये भी पता चलता है कि मिस्टर होंग अपने साथ एक आदमी को लेकर आया है और वो आदमी करंटली एक पुलिस ऑफिसर है। अंदर आकर हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग अपना ड्रिंक अपने साथ ही लेकर आया था और वो म्योंगिल को भी अपना ड्रिंक ऑफर करता है। वो लोग इतना ज्यादा पी लेते हैं कि सारे ही लोग ड्रंक हो जाते हैं। ड्रंक होने के बाद मिस्टर होंग म्योंगिल से पूछता है कि क्या तुम सच में अमीर हो? तो म्योंगिल कहने लगता है कि मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और पैसों को लेकर मैं कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी ये सारी बातें सुनकर मिस्टर होंग उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। म्योंगिल के पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं थे, इसलिए वो एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद जो आदमी मिस्टर होंग के साथ आया हुआ था वो म्योंगिल से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले जेल में थे। इन सब की बातों से हमें यही लग रहा था कि मिस्टर होंग को म्योंगिल की सच्चाई पता चल चुकी है कि वो कितना बड़ा गुंडा है। इसके बाद मिस्टर होंग कहने लगता है कि जिन पैसों की मुझे जरूरत थी वो मुझे कहीं और से मिल गया है, इसलिए मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। और जाते वक्त मिस्टर होंग उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर कभी भी तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब सुनकर म्योंगिल को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने आदमी से कहता है कि जाकर मिस्टर होंग के बारे में सारे डिटेल्स पता करो ताकि मैं उसके अगेंस्ट उसे यूज कर सकूं। अगले दिन गुनवो और वूजिन आकर मिस्टर चो से मिलते हैं। वूजिन उनसे कहता है कि जैसे आपने गुनवो को ये जॉब दे दी वैसे आप मुझे भी इस जॉब पर रख लो ताकि हम दोनों मिलकर योंजू को प्रोटेक्ट कर सके। ये सुनकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें हायर नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें सैलरी देने वाला हूँ। हायर तो तुम्हें योंजू ही करेगी, इसलिए तुम्हें उसी के पास जाकर इंटरव्यू देना होगा। वहाँ से निकलने के बाद गुनवो और वूजिन मिस्टर चो के लाइब्रेरी में योंजू का वेट कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी में जब वूजिन एक बुक को निकालता है तब उस बुक के अंदर से बहुत सारे पैसे गिरते हैं। ये देखकर वो दोनों एक एक बुक को निकाल कर देखने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पूरे के पूरे लाइब्रेरी में बुक्स नहीं बल्कि पैसे भरे हुए हैं। यहाँ पर गुनवो वूजिन को बताता है कि मैं योंजू से पहले भी मिल चुका हूँ। एक दिन जब वो एक आदमी का पीछा कर रही थी तब मैंने उसे देखा था। जब योंजू वहाँ पर आती है तो वूजिन उसे बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा मिस्टर चो ने हम दोनों को तुम्हारा बॉडीगार्ड चूज किया है। लेकिन योंजू कहने लगती है कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। वूजिन तो बाहर चला जाता है लेकिन गुनवो अपने पैरों पर बैठकर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है। वो कहने लगता है कि मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम मुझे 1 महीने का टाइम देकर देखो, अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया तो तुम मुझे निकाल देना। योंजू कहने लगती है कि अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मेरे ग्रैंडपा से मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे। तो गुनवो कहने लगता है कि ग्रैंडपा ने मुझे ऑलरेडी 2 साल का पैसा एडवांस में दे दिया है, जो मैंने स्माइल कैपिटल्स के लोन डेप्टर्स को ऑलरेडी पे कर दिया। स्माइल कैपिटल का नाम सुनते ही योंजू मान जाती है और फिर वो तीनों एक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर योंजू गुनवो से पूछती है कि आखिर तुम स्माइल कैपिटल वालों के चक्कर में कैसे पड़े। तो गुनवो बताता है कि उन लोगों ने मेरी मॉम से धोखे से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाया और उसके बाद उन लोगों ने हमसे बहुत सारे पैसे मांगने की धमकी दी और मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं पुलिस में गया तो वो लोग मेरी मॉम को मार देंगे। योंजू बताती है कि मेरे ग्रैंडपा जरूरतमंद लोगों को पैसे देते हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके अच्छाई का फायदा उठाते हैं। और ऐसा ही जे म्योंग नाम का एक आदमी उनके पास आया था जिसने अपनी मॉम की बीमारी का झूठ कहकर उनसे बहुत सारे पैसे लिए और पैसे लेकर वो गायब हो गया। इसीलिए 1 साल से मैं उसको ढूंढ रही थी और फाइनली वो मुझे मिला। अब मैंने देखा कि स्टेशन के बाहर वो भिखारी की तरह भीख मांग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो सच में भिखारी हो गया है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि वो भिखारी बनने की एक्टिंग कर रहा था। वो लोग भिखारी बनने की एक्टिंग कर कर गरीब लोगों से धोखे से उनकी आईडी चुरा रहे थे और फिर उन्हीं के आईडी पर जाकर बहुत बड़ा बड़ा लोन ले रहे थे। और ये सारा एक्टिविटी इतना ज्यादा प्रोफेशनल था कि मुझे लगा कि जरूर इसके पीछे कोई रैकेट है। उसके बाद योंजू उसे एक आदमी का फोटो दिखाती है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये वही आदमी है जिस आदमी ने गुनवो की मॉम से धोखे से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था। उसके बाद वो तीनों ही जे म्योंग के पीछे जाते हैं ताकि वो देख सके कि एक दिन में ये लोग कितने लोगों की आईडीज चुराते हैं। दूसरी तरफ हम जे म्योंग और उसकी गैंग को देखते हैं जो मेकअप करके भिखारी बनने की कोशिश कर रहे थे। योंजू उन दोनों को कैप और मास्क देती है और फिर वो दोनों जे म्योंग और उसके साथियों के पीछे जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि जे म्योंग और उसके साथी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं जहाँ पर बहुत सारे होमलेस लोग सोए हुए थे। वो लोग जाकर उनसे आईडीज मांगते हैं और उनसे झूठी झूठी बातें करने लगते हैं। पूछने लगते हैं कि तुमने लास्ट खाना कब खाया था। फिर वो गरीब आदमी कहता है कि मैंने तो 2 दिनों से खाना ही नहीं खाया। ये सुनकर जे म्योंग कहने लगता है कि मैं होमलेस एसोसिएशन के लिए काम करता हूँ। गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि वो लोग गरीब लोगों की हेल्प कर सके। अगर तुम चाहो तो तुम हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें अच्छा खाना और रहने की जगह दी जाएगी और तुम्हें हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारी आईडी देनी होगी। उस आदमी को यही लगता है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे, इसलिए वो चुपचाप अपनी आईडी दे
देता है। गुनवो और वुजिन ये सारा कुछ देखकर ये सारा इन्फॉर्मेशन योंगजो को दे रहे थे। उसके बाद जे म्योंग एक दूसरे आदमी के पास आईडी लेने के लिए जाता है। जब वो उस आदमी से उसकी आईडी मांगता है तो वो आदमी उन्हें पहचान जाता है और कहने लगता है कि तुम ही लोगों ने मेरी आईडी चुराई है, मेरी आईडी मुझे वापस करो। इसका मतलब जे म्योंग उस आदमी के पास पहले भी आ चुका था उसकी आईडी लेने के लिए और उस आदमी ने उसे पहचान लिया था। वो गाली देकर उसकी आईडी वापस मांगने लग जाता है, लेकिन इतने में वो तीनों उस बूढ़े आदमी को मारने लगते हैं। गुनवो उस आदमी की मदद करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वुजिन उसे रोकता है और कहता है कि हमें इन पछड़ों में नहीं पड़ना है, हमें दूर से ही इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेकिन जे म्योंग उस बूढ़े आदमी को इतना मारने लगते हैं कि उसके सर से खून निकलने लग जाता है। गुनवो से ये सब कुछ देखा नहीं जाता और वो भागकर उसकी हेल्प करने के लिए जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जब जे म्योंग और उसके गुंडे मिलकर उस बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं तब गुनवो से ये सब चीज देखा नहीं जाता और वो सीधा जाकर उनको मारने लग जाता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में गुनवो उन गुंडों से जाकर लड़ने लगता है। तब जे म्योंग नोटिस करता है कि जो कैप गुनवो ने आज पहना हुआ है ये वही कैप है जो उस दिन योंजो ने पहना हुआ था जब वो उसके पीछे भागी थी। वो चाकू निकाल कर गुनवो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वुजिन आकर उस आदमी को पटक देता है। इसके पहले कि वो दोनों उन्हें मार पाते वो तीनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए वो दोनों एम्बुलेंस को बुलाते हैं और गुनवो ये सारा कुछ कॉल करके योंजो को बताता है। गुनवो उसे बहुत समझाता है कि अगर हम उसे नहीं बचाते तो वो वहीं पर मर जाता, लेकिन योंजो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें इन सब में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। योंजो ये सब सुनकर इतने गुस्से में थी कि वो फोन ही काट देती है। इसलिए वुजिन और गुनवो उसे मिलने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर वुजिन योंजो को बहुत समझाता है, कहता है कि अगर हम उस आदमी को नहीं बचाते तो वो वहीं पर मर जाता। लेकिन योंजो कहने लगती है कि उन तीनों ने तुम्हारी शक्ल देख ली है, इसलिए हमारा प्लान पूरी तरीके से खराब हो चुका है। बातों ही बातों में वुजिन और योंजो का बहस होने लग जाता है, लेकिन गुनवो उन दोनों को शांत करता है और अपने फेस का स्कार दिखा के योंजो को बताता है कि स्माइल कैपिटल के बॉस ने मेरी ये हालत की है और अगर मैं वहां पर कुछ नहीं करता तो वो आदमी मेरे आंखों के सामने ही मर जाता और ऐसे करने से मैं भी एक किलर ही कहलाता। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन दोनों को योंजो का मैसेज आता है। योंजो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मेरी गलती थी और उन दोनों को कल ऑफिस बुलाती है। ये मैसेज देखकर दोनों खुशी से नाचने लग जाते हैं। अगले दिन जे म्योंग स्माइल कैपिटल के मैनेजर से आकर मिलता है और उसे बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। वो बोलता है कि दोनों लड़के प्रोफेशनल फाइटर लग रहे थे। उसके बाद जे म्योंग कहने लगता है कि तुम लोगों के साथ काम करने से पहले मैंने एक आदमी से लोन लिया था और मैंने उस लोन को आज तक कभी रिटर्न नहीं किया और इसी रीजन की वजह से एक लड़की बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक दिन जब वो लड़की मेरे पीछे भागी थी तब मैंने उसको एक कैप पहने हुए देखा था और मैंने कल वो सेम कैप उस लड़के को पहने हुए देखा। इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि जरूर ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वुजिन और गुनवो आकर योंजो से मिलते हैं। तभी योंजो कैमरे में देखती है कि दो लोग उसके लाइब्रेरी की तरफ आ रहे हैं। वो देखती है कि वो आदमी जे म्योंग और स्माइल कैपिटल का मैनेजर है। उन दोनों को वहां पर आता हुआ देखकर वो लोग शटर और लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। जे म्योंग वहां पर पहुंचकर मैनेजर को बताने लगता है कि मैंने इसी जगह से लोन लिया था। तभी वो मैनेजर नोटिस करता है कि वहां पर कैमरा भी लगा हुआ है। वो कैमरे के पास आकर देखने लग जाता है। योंजो को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए। तभी अचानक से गुनवो को याद आता है जब योंजो जे म्योंग का पीछा कर रही थी तब उसने कैप पहनी हुई थी और कल रात वो सेम कैप गुनवो ने पहन रखा था, तो शायद कैप की वजह से उन लोगों ने पहचान लिया। इतने में वहां पर मिस्टर चो भी पहुंच जाते हैं। उनको पता चल चुका था कि यहाँ पर दो लोग आए थे क्योंकि उन्होंने भी कैमरे में देख लिया था उन लोगों को आते हुए। मिस्टर चो योंजो पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे गुंडों के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये सब सुनकर योंजो मिस्टर चो को गुनवो के चेहरे का जख्म दिखाती है और कहने लगती है कि अगर हम लोगों ने उन लोगों को नहीं रोका तो वो लोग ऐसे ही इनोसेंट लोगों के पीछे जाकर उनको तकलीफ देंगे। योंजो अपने ग्रैंडपा से ये भी कहने लगती है कि आप जो भी पैसा गरीब लोगों को दे रहे हो वो एक्चुअली में गरीब लोगों के पास जा ही नहीं रहा है, बल्कि वो स्माइल कैपिटल वालों के हाथ में जा रहा है। इसलिए ग्रैंडपा गुनवो से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे फेस पर यह कट किसने लगाया, तो गुनवो बताता है कि ये सब कुछ स्माइल कैपिटल के बॉस ने किया है। गुनवो ये भी बताता है कि स्माइल कैपिटल के बॉस के फेस पर एक लंबा चौड़ा कट लगा हुआ था। अब ये सब सुनकर मिस्टर चो को शक होता है, इसलिए वो अपने मैनेजर से पता लगवाने के लिए कहते हैं कि आखिर स्माइल कैपिटल का बॉस कौन है, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि स्माइल कैपिटल का बॉस कहीं म्योंगिल तो नहीं है। जब वो तीनों खाना खाने के लिए आते हैं तब गुनवो योंजो से पूछता है कि आखिर तुम मिस्टर चो से कब मिली, तो योंजो बताती है कि बचपन में उसे कैंसर था और जब तक उसका कैंसर ठीक हुआ तब तक उसके डैड का डेथ हो गया और उसके बाद से वो एक ऑर्फनेज में रहने लग गई
और उस ऑर्फनेज के ओनर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर चो थे। और तभी से मिस्टर चो ने उसका एक फैमिली की तरह केयर किया। इस तरफ हम मिस्टर होंग को देखते हैं जो अपनी होटल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जब मिस्टर होंग अपनी कार को लेकर एक गैराज में आता है तब अचानक से वहां पर म्योंगिल के बहुत सारे गुंडे घुस जाते हैं और उसको मारने पीटने लगते हैं। और तभी एक स्माइल कैपिटल का आदमी आकर उसे धमकी देने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें म्योंगिल से पंगा नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद वो लोग मिलकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं और इसी हालत में उसका वीडियो बनाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी मिस्टर चो को कॉल करके बताता है कि स्माइल कैपिटल का ओनर और कोई नहीं बल्कि म्योंगिल ही है। म्योंगिल का नाम सुनते ही मिस्टर चो के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर चो काफी यंग हुआ करते थे। उस वक्त वो एक कंपनी चलाया करते थे। एक दिन वो सारे एम्प्लॉयज को बता रहे होते हैं कि मैंने बहुत सोच समझकर एक डिसीजन लिया है, हमारी कंपनी 1 महीने के अंदर अंदर बंद हो जाएगी। वो सारे एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उन लोगों को 1 साल का पेमेंट कर दिया जाएगा। वहीं पर हम म्योंगिल को भी देखते हैं जो उस वक्त मिस्टर चो के अंडर काम करता था। उसी रात मिस्टर चो को उसके सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आता है। वो बताता है कि ऑफिस में 2 लोग घुस आए हैं। इसलिए मिस्टर चो ये सब कुछ सुनकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ऑफिस में उसी आदमी को देखते हैं जो म्योंगिल का बॉडीगार्ड था जिसने गुणवू को बुरी तरीके से मारा पीटा था। वो यहाँ पर एक आदमी के साथ पैसे चुराने के लिए आया हुआ था। जैसे ही लॉकर खुलता है वो लोग उस लॉकर के सारे पैसे को अपने बैग में भरने लग जाते हैं। इतने में मिस्टर चो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको पूछने लगता है कि तुम लोग अंदर कैसे घुसे। लेकिन वो बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोलता और सीधा मिस्टर चो पे अटैक कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर चो काफी अच्छी बॉक्सिंग कर रहे थे। वो बड़े ही आसानी से उस गुंडे को मारने लग जाते हैं। वो उसको पटक पटक कर मारने लगते हैं। लेकिन इतने में म्योंगिल पीछे से आकर उन पे चाकू से वार कर देता है। वो चाकू लेकर बार बार अटैक करने लग जाता है। लेकिन मिस्टर चो काफी हद तक फाइट बैक करते हैं। लेकिन म्योंगिल उस चाकू को लेकर मिस्टर चो के चेस्ट में घुसा देता है। अपने आप को बचाने के लिए मिस्टर चो उस चाकू को लेकर म्योंगिल के चेहरे पर एक बड़ा कट लगा देते हैं। ये वही कट था जो हमने उसके फेस पर देखा था। लेकिन इतने में वो बॉडीगार्ड उठकर मिस्टर चो को मारने लग जाता है। म्योंगिल उस बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि मिस्टर चो को जान से मार दो। वो बॉडीगार्ड उनको पटक पटक कर मारने लग जाता है और उनको उठाकर सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो दोनों ही वहां के सारे पैसे चुराकर भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि मिस्टर चो बिल्डिंग के नीचे है ही नहीं बल्कि उनकी बॉडी वहां से गायब है। उसके बाद म्योंगिल पूरे ऑफिस में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। प्रेजेंट सीन में हम उसी सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसने उस रात मिस्टर चो की जान बचाई थी और तभी से वो मिस्टर चो के लिए काम करने लग गया था। घर आने के बाद मिस्टर चो योंजो को बहुत समझाता है और कहता है कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, वो लोग बहुत डेंजरस हैं और मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उनसे फाइट कर सकूं। इस तरफ हम म्योंगिल और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो दोनों ही एक कंटेनर यार्ड पहुंचते हैं। वहां के एक कंटेनर के अंदर एक सेफ रखा हुआ था। उस सेफ को खोलते ही उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड था। म्योंगिल अपने बॉडीगार्ड से कहने लगता है कि अगर हमारा बिजनेस यहाँ पर खराब हो गया तो हम ये सारा गोल्ड लेकर किसी दूसरे कंट्री में आराम से सेटल हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम इन तीनों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि रेस्टोरेंट की हालत पूरी तरीके से खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर किसी ने बहुत ज्यादा मारपीट किया है। वुजिन जाकर उस रेस्टोरेंट के ओनर से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या। तो वो ओनर बताती है कि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी से लोन लिया था और उसके पास तो पैसे है ही नहीं कि वो रिटर्न कर सके, इसलिए उन लोगों ने आकर उसके रेस्टोरेंट की ये हालत कर दी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी ने उसी आदमी से लोन लिया था जिसके यहाँ पर वुजिन पहले काम किया करता था। वो आदमी वुजिन को बताने लगता है कि कुछ दिन पहले उसके पास एक आदमी आया था जिसने उससे बहुत सारे लोन लिए और अब तक उसने अपना लोन नहीं चुकाया है और इस वजह से उसको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। योंजू समझ चुकी थी कि ये काम जरूर जे म्योंग ने ही किया है। गुणवू कहने लगता है कि हम लोगों को जे म्योंग को पकड़ना पड़ेगा वरना ये लोगों के साथ ऐसे ही करता रहेगा। इसलिए अब तीनों मिलकर जे म्योंग को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वो तीनों जाकर जे म्योंग के अड्डे के बाहर रुक जाते हैं लेकिन उनकी गाड़ी जे म्योंग के लोगों ने देख ली थी और वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए जे म्योंग स्माइल कैपिटल के मैनेजर को कॉल करके बताता है कि उसका कोई पीछा करने वाला है क्योंकि कोई उसके घर के बाहर आकर रुका हुआ है। स्माइल कैपिटल का मैनेजर कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उसके बाद जे म्योंग अपने गुंडों को लेकर वहां से निकलता है और उनके पीछे योंजू अपनी गाड़ी लेकर निकलती है। वो सारे गुंडे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने लगते हैं और उनके पीछे गुणवू और
वुजिन भी जाते हैं। अंदर जाते ही जे म्योंग गुणवू और वुजिन को बुलाने लग जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग यहीं पर छुपे हुए हो, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ योंजू देखती है कि एक गाड़ी में से बहुत सारे गुंडे बाहर निकल रहे हैं। वो समझ जाती है कि वुजिन और गुणवू की जान खतरे में है, इसलिए वो ग्रैंडपा को कॉल करके ये सारा कुछ बताती है। इस तरफ वुजिन और गुणवू भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चारों तरफ से गुंडों ने अटैक कर दिया था। अब उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि म्योंगिल के गुंडों ने गुणवू और वुजिन को चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास फाइट बैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम एक डुयंग नाम के आदमी को देखते हैं जो मिस्टर चो का काफी खास आदमी था। दूसरी तरफ हम गुणवू और वुजिन को देखते हैं जिनको गुंडों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। तभी स्माइल कैपिटल का मैनेजर नोटिस करता है कि ये तो गुणवू है, इसलिए वो 2 गुंडों को गुणवू की मॉम के घर भेजता है ताकि वो उनको किडनैप कर सके। इस तरफ ये दोनों ही सारे गुंडों को मारना पीटना चालू कर देते हैं। वो इतने सारे लोग थे लेकिन ये दोनों उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है कि उस पर एक साथ जाकर अटैक करो। तभी वुजिन की नजर गुणवू पर जाती है। वो देखता है कि सारे गुंडों ने गुणवू को घेर लिया है और वो सारे लोग मिलकर उसे मार रहे थे, इसलिए वो जाकर गुणवू को बचाता है। लेकिन तभी एक गुंडा आकर वुजिन के सर पे जोर से रॉड से मारता है और सारे लोग घेर कर वुजिन को मारने लग जाते हैं। लेकिन तब गुणवू उसकी मदद करता है। यहाँ पर वो एक दूसरे की काफी अच्छे से मदद कर रहे थे और फिर वो दोनों ही मिलकर सारे गुंडों को मारने लग जाते हैं। इतने में वहां पर योंजू पहुंच जाती है और वो भी उन सारे लोगों को मारना चालू करती है। वो अपने साथ एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आई थी जिससे वो सारे लोगों को बेहोश करके गिराने लग जाती है। उन तीनों ने मिलकर सारे गुंडों को ढेर कर दिया था। दूसरी तरफ हम गुणवू की मॉम को देखते हैं जो अपने घर में सो रही होती है। तभी उन्हें ऐसा फील होता है कि अंदर कोई घुस आया है, इसलिए वो भागकर दरवाजा बंद करने जाती है। लेकिन तब तक जे म्योंग और उसके दोनों गुंडे अंदर घुस जाते हैं और उनको बेहोश करके वहां से लेकर जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो तीनों गुंडे बाहर निकलते हैं तब वहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़े ही आसानी से उन गुंडों को मारने लग जाता है। उसकी नाइफ स्किल्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई प्रोफेशनल फाइटर हो। 2 लोगों को तो उसने मार दिया था, लेकिन जे म्योंग गुणवू की मॉम को लेकर भागने लग जाता है। जब वो देखता है कि वो आदमी उसके पीछे आ रहा है तो वो गुणवू की मॉम को जमीन पर ही पटक कर भागने लगता है, लेकिन इतने में उस आदमी ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया था। जब वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही आदमी था जो मिस्टर चो के अंडर काम करता था। इस आदमी का नाम होंग था। मिस्टर होंग स्किल्ड फाइटर हुआ करता था जो मिस्टर चो के अंडर बहुत सालों से काम कर रहा था। होंग ने उस गुंडे जे म्योंग का दोनों पैर बुरी तरीके से इंजर कर दिया था, इतना कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हम उसी डुयोंग नाम के आदमी को देखते हैं। वो भी मिस्टर चो के अंडर काम करता था। वो उसी टनल में पहुंचता है जहां पर थोड़ी देर पहले गुणवू और वुजिन ने सारे गुंडों को मारकर ढेर किया था। वो यहाँ पर एक्चुअली में वुजिन और गुणवू को बचाने के लिए आया था, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तब वो देखता है कि सारे गुंडे तो जमीन पर गिरे हुए हैं। तब वो समझ जाता है कि उन दोनों ने इन सारे गुंडों को अकेले ही मार के उनकी हालत खराब कर दी है। दूसरी तरफ योंजू गुणवू और वुजिन को अपने घर लेकर आती है। यहाँ पर गुणवू को पता चलता है कि वो गुंडे उसकी मॉम को भी किडनैप करके ले जा रहे थे। यहाँ पर मिस्टर चो योंजू को बहुत डांट लगाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। मिस्टर चो समझ चुके थे कि गुणवू और वुजिन अपने घर में सेफ नहीं है क्योंकि उनके घर के एड्रेस के बारे में म्योंगिल को पहले से ही पता है, इसलिए वो योंजू से कहकर गुणवू और वुजिन को अपने ऑर्फनेज में रखवाते हैं जब तक ये सारा सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक। अगले दिन हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ये हॉस्पिटल एक्चुअली में म्योंगिल का पर्सनल हॉस्पिटल था जहाँ पर उसके सारे गुंडे एडमिट थे क्योंकि पिछली रात उन गुंडों को वुजिन और गुणवू ने बुरी तरीके से मारा पीटा था। यहाँ पर जे म्योंग म्योंगिल को बताता है कि उस पर एक आदमी ने पिछली रात अटैक किया था और वो ये भी बताता है कि उस आदमी की नाइफ स्किल्स बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि वो प्रोफेशनल फाइटर हो। ये सुनकर म्योंगिल समझ जाता है कि जरूर ये मिस्टर होंग की बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम मिस्टर होंग को देखते हैं जिसका खुद का एक रेस्टोरेंट था। अब क्योंकि वो रेस्टोरेंट के अंदर एक शेफ था इसीलिए उसकी नाइफ स्किल्स बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर होंग आकर डोयोंग से मिलता है और वो दोनों मिलकर म्योंगिल को मारने का प्लान बनाते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि म्योंगिल एक होटल कंस्ट्रक्शन में अपने पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, लेकिन उन दोनों को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर वो आदमी अपना होटल बनाने के लिए म्योंगिल जैसे गुंडे से पैसे क्यों ले रहा है। उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि जरूर म्योंगिल ने उस होटल के सीईओ को ब्लैकमेल किया है। दूसरी तरफ हम म्योंगिल को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बना रहा था क्योंकि वो समझ चुका था कि जिन लोगों ने उनके गुंडों पर अटैक किया था जरूर ये मिस्टर चो के अंडर काम करने वाले नाइफर्स हैं।
जिनका नाम डोयोंग और मिस्टर होंग है। उसका कहना ये था कि बहुत साल पहले उसने मिस्टर चो के अंडर काम करने वाले हर नाइफर को मार दिया था, लेकिन सिर्फ 2 लोग बच गए थे और वही डुयोंग और मिस्टर होंग है। म्योंगिल को ये भी समझ आ गया था कि जरूर उन लोगों ने उस बुक स्टोर में बहुत सारा पैसा छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए वो अपने आदमियों को उस बुक स्टोर में जाकर वहां के सारे पैसे लाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ वो मिस्टर चो और उसके बाकी के आदमियों को देखते हैं जो मिलकर म्योंगिल को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। वो यहाँ पर म्योंगिल के सारे आदमियों का डिटेल्स निकालते हैं। यहाँ पर हमें उसी मैनेजर के बारे में पता चलता है जो म्योंगिल के लिए काम कर रहा था। असल में पास्ट में उसने बहुत सारे फ्रॉड किए थे। यहाँ पर हम एक और आदमी को देखते हैं जो म्योंगिल का पर्सनल आदमी था, जिसका नाम जैंगडो था। वो पास्ट में एक पुलिस इंस्पेक्टर रह चुका था। अब क्योंकि जैंगडो एक एक्स पुलिस इंस्पेक्टर रह चुका था, इसी वजह से म्योंगिल को अब तक कोई पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। वो सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले उन्हें उस मैनेजर को पकड़ना होगा और उसके बाद जैंगडो को पकड़ना होगा, तभी ये लोग म्योंगिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन इसके पहले इनके पास एक और काम था। सबसे पहले इनको उस बुक स्टोर के पैसे को कहीं और ट्रांसफर करना था, क्योंकि उस बुक स्टोर का लोकेशन म्योंगिल तक पहुंच चुका था। यहाँ पर डोयोंग कहता है कि गुनवू और वुजिन दिखते तो बच्चे हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने एक साथ 30 आदमियों को मार दिया, इसलिए हमें उन दोनों की हेल्प लेकर बुक स्टोर का सारा पैसा दूसरे लोकेशन पर सेफली भेजना होगा। इसलिए रात में ये तीनों बुक स्टोर के लिए निकलते हैं। जैसे ये तीनों बुक स्टोर पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि स्माइल कैपिटल का आदमी जैंगडो वहां पर पहले से ही रुका हुआ था। वो तीनों ही बहुत सारे बॉक्सेस लेकर बुक स्टोर के अंदर जाते हैं और सारे पैसों को बॉक्सेस में डालने लगते हैं। तो गुनवू कहता है कि हमें कुछ ट्रॉलीज की जरूरत है ताकि हम पैसों को जल्दी से बाहर लेके जा सके। इसलिए वुजिन और गुनवू ट्रॉली लेने के लिए जाते हैं। तभी योंजू कैमरे में स्माइल कैपिटल के आदमियों को देखती है। वो देखती है कि म्योंगिल का बॉडीगार्ड उसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर गुनवू और वुजिन ट्रॉली लेने के लिए गए हुए थे। जैसे योंजू उन दोनों को आगाह करने के लिए बाहर जाती है तब गैंगडो उस पे पीछे से अटैक करता है और उसे बेहोश करके उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड इन दोनों पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। गुनवू और वुजिन एक साथ उस पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो आदमी काफी स्ट्रांग था। वो वुजिन को मारने ही वाला था, तभी गुनवू आकर उस आदमी का कान पकड़ के उसके कान को खींचने लग जाता है। उसके बाद वो दोनों ही उस आदमी को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। दूसरी तरफ गैंगडो जब योंजू को लेकर जा रहा होता है तब योंजू उस पर अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है। अब क्योंकि वो आदमी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इसलिए योंजू अपना रॉड निकालकर उस आदमी को मारना चालू करती है। योंजू के हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, इसके बावजूद वो उस आदमी को रॉड से मारकर उसे वहीं पर गिरा देती है। उसके बाद वही हथकड़ी निकालकर वो उसके हाथ में बांध देती है। इस तरफ वो बॉडीगार्ड वुजिन को एक हथियार लेकर मारने लग जाता है। अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर गुनवू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है। इतना मारता है कि उसके कान से खून निकलने लग जाता है। वुजिन देखता है कि गुनवू पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो उस आदमी को मारे जा रहा था, इसलिए वुजिन आकर उसे रोकता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर उस बॉडीगार्ड को वहीं पर उसका हाथ पैर बांध देते हैं। वहां से निकलने के बाद जब तीनों बाहर आते हैं तब योंजू नोटिस करती है कि जिस आदमी को उसने यहाँ पर बांध कर रखा था वो यहाँ से भाग चुका है। बाहर आने के बाद वो आदमी गैंगडो सारा कुछ म्योंगिल को कॉल करके बताता है। तो म्योंगिल कहता है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करो और उस बुक स्टोर का सारा पैसा मुझे चाहिए। दूसरी तरफ ये तीनों ही सारा पैसा बॉक्सेस में बंद करके उन पैसों को गाड़ी में रख रहे थे। वहां का सारा पैसा तो इन लोगों ने बॉक्सेस में भर के कार में रख दिया था, लेकिन वहां पर एक अलमारी थी। उस अलमारी के अंदर बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। इसलिए वुजिन गुनवू को कार में वेट करने के लिए कहता है और बोलता है कि हम सेफ का सारा पैसा लेकर आते हैं। अब वो तीनों ही सारा पैसा और सोना लेकर कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि म्योंगिल के बहुत सारे गुंडे वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वो दोनों ही कार लेकर उनके सामने से तेजी से निकल जाते हैं और सारे ही गुंडे बहुत सारी गाड़ियां लेकर आए थे और वो उनका पीछा करने लग जाते हैं। गैंगडो योंजू की गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश करता है, लेकिन योंजू उसी की गाड़ी डैमेज करके वहां से निकल जाती है। वो लोग योंजू की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंजू की ड्राइविंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो गाड़ी को घुमा घुमा कर उनको रोक रही थी। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो लोग योंजू की गाड़ी को ओवरटेक कर देते हैं और तभी योंजू उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है और फिर उनकी गाड़ी को घसीटते हुए आगे लेकर जाने लगती है। वो इतना ज्यादा घसीटने लगती है कि उनकी गाड़ी उल्टी हो जाती है। आगे पहुंचने के बाद गुनवू को योंजू की कार कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाता है। लेकिन इस तरफ योंजू की कार बंद हो चुकी थी। अब उनके पास गाड़ी से निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वुजिन और योंजू गाड़ी से निकलकर सारा पैसा और सारा सोना लेकर भागने लगते हैं और सारे गुंडे उनके पीछे थे। ये सीन इतना ज्यादा इंटेंस था कि मेरा खुद का हार्ट बीट एकदम हाई हो गया था। जब गुनवू उन दोनों को अपनी तरफ भाग कर आता हुआ देखता है तो वो अपनी साइड
साइड वाले सीट के सारे बॉक्सेस को नीचे उतार देता है ताकि वो दोनों साइड में आकर बैठ सके। और इसी सस्पेंस भरे सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि योंजू की गाड़ी बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है और इस वजह से योंजू और वूजिन को सारा गोल्ड और पैसा लेकर भागना पड़ जाता है और उस वक्त सारे गुंडे उनके पीछे भाग रहे होते हैं। इस तरफ गुंडू अपने बाजू वाले सीट के बॉक्सेस को नीचे उतारता है ताकि वो दोनों अंदर बैठ सके। ये दोनों तेजी से भागने की बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि बैग में गोल्ड था, इस वजह से बैग का वेट बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए तेजी से भागना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी वूजिन कहता है कि हमें बैग को यहीं छोड़कर भागना पड़ेगा, इसलिए वो दोनों बैग को वहीं पर फेंक देते हैं और वहां से तेजी से भागने लग जाते हैं। जैसे तैसे करके दोनों गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे और गुंडू तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और वो तीनों ही वहां से बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर चो और मिस्टर होंग को देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर चो बताते हैं कि वो जानते थे कि म्योंगिल एक क्रिमिनल रह चुका है, लेकिन उसने मिस्टर चो से काफी रिक्वेस्ट की। इस वजह से मिस्टर चो ने उसे एक मौका दिया ताकि वो खुद को सुधार कर एक अच्छा इंसान बन सके और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि म्योंगिल जैसे इंसान को उन्होंने कभी मौका देना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर चो ये भी बताते हैं कि उन्हीं के दिए हुए पैसे से म्योंगिल ने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई और जो भी मिस्टर चो ने उसको आज तक सिखाया था वही चीज उसने मिस्टर चो के अगेंस्ट यूज किया। तभी उनको पता चलता है कि वो तीनों पैसा लेकर वहां से निकल चुके हैं और उन तीनों ने मिलकर उस बॉडीगार्ड को वहीं पर बांध कर रख दिया है। यहाँ पर मिस्टर चो बताते हैं कि जब भी किसी क्रिमिनल को कोई इंजरी होती है तब डेफिनेटली पुलिस को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है ताकि उस इंजरी की कार्रवाई हो सके और इसका तो यही मतलब बनता है कि म्योंगिल ने जरूर अपना खुद का कोई हॉस्पिटल बना लिया है ताकि वो पुलिस के चक्करों से दूर रह सके। अब मिस्टर चो को म्योंगिल के उस हॉस्पिटल का पता करवाना था, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उस बॉडीगार्ड के पीछे ये लोग डुयोंग को भेज देंगे और डुयोंग उसको फॉलो करते करते उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ हम उसी बॉडीगार्ड को देखते हैं जो होश में आते ही अपना हाथ पैर खोल लेता है और वहां से निकलकर बाहर जाने लग जाता है और उसी वक्त हम वहां पर डुयोंग को देखते हैं जो उस बॉडीगार्ड के पीछे जाता है। इस तरफ ये तीनों सारा पैसा बॉक्सेस में डालकर घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद मिस्टर चो योंजू से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, तो योंजू दुखी होकर बताती है कि उन्हें सेफ का सारा पैसा और सारा सोना रास्ते पर ही गिराना पड़ा। तो मिस्टर चो कहने लगते हैं कि पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग ठीक हो यही मेरे लिए बहुत है। दूसरी तरफ वो बॉडीगार्ड म्योंगिल के हॉस्पिटल पहुंचता है और तभी हम देखते हैं कि डुयोंग अपनी बाइक पर उस बॉडीगार्ड को फॉलो करते करते उसी हॉस्पिटल के बाहर तक पहुंच गया था। वो समझ जाता है कि म्योंगिल अपने सारे गुंडों को इंजरी के बाद इसी हॉस्पिटल में लेकर आता है। इस तरफ हम म्योंगिल और उसके दो आदमियों को देखते हैं। वो बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे कि मिस्टर चो के गाड़ी के नंबर प्लेट के थ्रू उन्हें उनके घर का एड्रेस निकलवाना था क्योंकि वो समझ चुके थे कि मिस्टर चो ने सारा गोल्ड और सारा पैसा अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है। म्योंगिल ये भी समझ चुका था कि जरूर उसके बॉडीगार्ड को फॉलो करते हुए उन लोगों ने उसके हॉस्पिटल का पता लगवा लिया होगा, इसलिए वो अपने आदमी से कहता है कि बहुत सारे गुंडों को हॉस्पिटल में पेशेंट के कपड़े पहनाकर वहां पर खड़ा करवा दो ताकि अगर गलती से भी हॉस्पिटल पे अटैक हुआ तो हम लोग पहले से रेडी रह सके। अगली सुबह मिस्टर चो गुंडू को बताते हैं कि मैंने तुम्हें जितना पैसा लोन दिया था वो सारा पैसा माफ हो चुका है क्योंकि कल रात तुमने योंजू की बहुत मदद की और साथ ही में लाइब्रेरी का सारा पैसा निकलवाने में भी तुमने हेल्प की। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बोनस देना चाहता हूँ। वो गुणवू से ये भी कहने लगते हैं कि तुम अपनी मॉम को लेकर कहीं सेफ जगह पर चले जाओ और वहीं जाकर तुम लोग अपना लाइफ स्टार्ट करना, लेकिन गुणवू उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसे बीच रास्ते में आपका साथ छोड़कर नहीं जा सकता, मैं एंड तक आपका साथ दूंगा जब तक म्योंगिल खत्म नहीं हो जाता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारे ही लोग रेस्टोरेंट में बैठकर उस मैनेजर और जैंगडो को पकड़ने का प्लान बनाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर म्योंगिल को पकड़ना है तो सबसे पहले उस मैनेजर को और जैंगडो को पकड़ना होगा। अपनी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए मिस्टर होंग गुणवू और वुजिन को नाइफ चलाना सिखाते हैं और इस तरफ डुयोंग योंजू को बाइक चलाते हुए फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारे ही लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं। इस तरफ डुयोंग पार्किंग लॉट में उस मैनेजर के आने का वेट कर रहा था। डुयोंग योंजू को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो अकेले ही उस मैनेजर को मारने के लिए जाने लगता है। स्माइल कैपिटल का मैनेजर जैसे ही पार्किंग में पहुंचता है, डुयोंग अपनी बाइक लेकर तेजी से उसकी तरफ आने लगता है और चाकू निकालकर उसका गला काटकर वहां से जाने की कोशिश करता है।
लेकिन तभी म्योंगिल के दो गुंडे कार लेकर डुयोंग की तरफ आने लग जाते हैं और जोर से टक्कर मारकर उसको बाइक से नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद वो गुंडे मिलकर उसको पीटने लगते हैं, लेकिन इतने में वहां पर योंजू पहुंच जाती है और अपने बाइक पर बैठे बैठे उन गुंडों को मारकर गिरा देती है और उसके बाद वो दोनों ही पार्किंग लॉट से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर होंग गुनवो और वुजिन को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है ताकि वो लोग जैंगडो को पकड़ सके, क्योंकि जैंगडो ही वो इंसान था जिसको म्योंगिल के सारे प्लान के बारे में डिटेल में पता था। अंदर घुसते ही उन्हें जैंगडो लिफ्ट के अंदर दिखता है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए वो तीनों सीढ़ियों से भागने लगते हैं। इसके पहले कि जैंगडो हॉस्पिटल के अंदर घुस पाता, उससे पहले ही मिस्टर होंग उस पर अटैक करके उसे ले जाता है और उसके बाद वो तीनों मिलकर जैंगडो को पकड़कर अपने अड्डे पर लाते हैं। दूसरी तरफ म्योंगिल ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ देख लिया था। इस तरफ सारे ही लोग मिलकर जैंगडो को एक चेयर से बिठाकर उसका हाथ पैर बांध देते हैं और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा होता है और इसी वजह से सारे लोग उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी वो कुछ नहीं बोलता। इतने में मिस्टर चो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और जैंगडो से कहने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि म्योंगिल के सारे आदमियों में से सबसे समझदार तुम ही हो। उसके बाद मिस्टर चो कहते हैं कि म्योंगिल एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही क्रूल है। वो लोगों को मैनिपुलेट करके उनका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका काम निकल जाता है वो सबको छोड़ देता है और तुम उसके साथ इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें पैसे देने वाला है। लेकिन जिस दिन उसका काम निकल जाएगा वो तुम्हें पैसे नहीं देगा बल्कि तुम्हें उठाकर फेंक देगा और तुम ही वो इंसान हो जिसे म्योंगिल के सारे क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में डिटेल में पता है। तो वो भला तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ेगा? अगर उसने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो ये उसके लिए ही खतरा है। उसके बाद तुम दुनिया में कहीं भी भाग जाओ वो तुम्हें ढूंढ ही लेगा। इसलिए तुम हमारी हेल्प करो और बदले में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तुम म्योंगिल के बारे में जितना कुछ भी जानते हो तुम हमको सब कुछ बता दो और बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जितना पैसा म्योंगिल देने वाला था उससे कई ज्यादा। और उसके अलावा मैं तुम्हें एक सेफ कंट्री में भेज दूंगा जहाँ पर तुम अपनी पूरी लाइफ आराम से रह सकते हो। मिस्टर चो की ये सारी बातें सुनकर वो सारा आंसर देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद मिस्टर चो उससे पूछते हैं कि आखिर स्माइल कैपिटल में तुम्हारा काम क्या रहता था? तो जैंगडो बताता है कि उसका काम ये रहता था कि वो म्योंगिल के सारे क्रिमिनल एक्टिविटी को पुलिस रडार के बाहर रख सके। उसके बाद जैंगडो ये भी बताता है कि म्योंगिल ने हमसे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को टॉर्चर करके उसकी बुरी हालत में उसका वीडियो बनाया और उसी वीडियो के थ्रू वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद जैंगडो ये भी बताता है कि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक वहां पर एक बहुत बड़ा होटल बनाने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से वो बैंकरप्ट हो गया, इसीलिए उसके पास होटल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए पैसे ही नहीं है। और उस टाइम म्योंगिल वहां पर जाकर उस होटल में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि म्योंगिल को उस होटल में अपना खुद का एक कसिनो चाहिए था ताकि वो कसिनो के थ्रू इलीगल एक्टिविटी करके पैसे बना सके। और इसी वजह से उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ का वो वीडियो बनाया ताकि वो उसे ब्लैकमेल करके अपना सारा काम निकलवा सके। तो मिस्टर चो पूछने लगते हैं कि अपना सारा डॉक्यूमेंट और सारा वीडियोस म्योंगिल ने कहां पर रखा हुआ है। तो जैंगडो बताता है कि उसके घर में एक बहुत ही सिक्योर सेफ है जो म्योंगिल के प्रेजेंस के बिना नहीं खुल सकता और उस सेफ के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रिमोटली कहीं से भी बैठकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो म्योंगिल दूर बैठकर उस सेफ के सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जस्ट एक बटन प्रेस करके। जैंगडो के पास जितना भी इंफॉर्मेशन था उसने सारा कुछ मिस्टर चो को बता दिया था। मिस्टर चो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल अरेंज कर दूंगा जहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें सेफली दूसरे कंट्री में पहुंचा दूंगा। लास्ट में मिस्टर चो उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि म्योंगिल ने सारा गोल्ड कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। तो जैंगडो कहता है कि उसके गोल्ड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके बॉडीगार्ड को है, क्योंकि म्योंगिल अपने बॉडीगार्ड के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता। और इसी सीन के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में हम उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो अपने कजन भाई के साथ फोन पर बात कर रहा होता है। एक्चुअली में उसका कजन एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वो रो रो कर कहने लगता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे भी निकालो वरना म्योंगिल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनकी बातें चली रही होती है, इतने में वहां पर म्योंगिल पहुंच जाता है। म्योंगिल समझ चुका था कि ये जरूर किसी से बात कर रहा था, इसलिए वो उसका फोन छीन लेता है। अब क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का भाई एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए म्योंगिल उसे कॉल पर बताता है कि मेरे मैनेजर पर किसी डुयंग नाम के आदमी ने अटैक किया है। अब तुम्हें मुझे डुयंग के घर का एड्रेस कैसे भी करके निकाल कर देना होगा। अब जिसको याद नहीं उसको मैं बता दूं कि डुयंग वही आदमी है जो मिस्टर चो के लिए काम कर रहा था। म्योंगिल उसे 5 घंटे का टाइम देता है और कहता है कि अगर 5 घंटे में मुझे डुयंग के घर का एड्रेस नहीं मिला तो मैं तुम्हारे भाई का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पर म्योंगिल जिस वीडियो की बात कर रहा था वो वीडियो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ का ही था जो म्योंगिल ने उसे टॉर्चर करके बनवाया था। इस तरफ हम इन चारों को देखते हैं। इन
इन चारों की बातों से हमें म्योंगिल का एक्चुअल प्लान समझ में आता है। म्योंगिल उस कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले होटल में कसिनो इसलिए बनवाना चाहता था ताकि उस कसिनो में वो गैम्बलिंग करके पैसे बना सके, और जब उसके पास इनफ पैसे आ जाए तो वो पूरी बिल्डिंग को खरीदने के प्लान में था, और ऐसे करने के बाद उसके लिए पैसे कमाना बहुत आसान हो जाएगा और उसके बाद वो अपना पूरा एम्पायर सेटअप कर सकता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर चो और योंजू को देखते हैं। मिस्टर चो यहाँ पर योंजू को बताते हैं कि जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तब हम साथ में मिलकर वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। वो कहने लगते हैं कि हमेशा से ही उनको रोम जाना था, तो योंजू उन्हें भरोसा दिलाती है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस तरफ हम देखते हैं कि सारे लोग ही म्योंगिल का हार्ड ड्राइव ढूंढने का प्लान बनाते हैं। वो सारे ही लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन लोगों ने म्योंगिल के 2 आदमियों को पकड़ लिया था। उन लोगों को भरोसा था कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात में मिस्टर होंग और डुयंग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर डुयंग मिस्टर होंग को बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो बहुत जल्दी डैड बनने वाला है। तो मिस्टर होंग उस पर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले बताना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी फैमिली है तो मैं तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने ही नहीं देता। उसके बाद मिस्टर होंग उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ गुणवो और मिस्टर चो जब बात कर रहे होते हैं तो हमें पास्ट का यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है। जब योंजू बहुत छोटी थी उस समय उसके डैड की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो बहुत दुखी थी और तब से मिस्टर चो ने उसका ध्यान रखा था। योंजू जिस ऑर्फनेज में थी उस ऑर्फनेज को मिस्टर चो ने योंजू के लिए ही खरीद लिया था ताकि वो योंजू के आसपास रहकर उसका ध्यान रख सके। वहीं पर हम मिस्टर होंग और डुयंग को देखते हैं। उन तीनों को पता चलता है कि योंजू के डैड काफी अच्छे इंसान थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने अपनी जान खुद क्यों ली। इसलिए मिस्टर चो उन दोनों को पता करवाने के लिए कहते हैं कि आखिर योंजू के डैड ने ऐसा क्यों किया, और इसी बात का पता लगाने के लिए मिस्टर होंग और डुयंग योंजू के पुराने घर पर जाते हैं। वहां जाने के बाद उन दोनों को एक लेडी मिलती है। वो लेडी बताती है कि योंजू के डैड ने कुछ लोन शार्क से पैसे लिए थे और उस लोन को चुकाने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे, और वो लोन शार्क्स उनको टॉर्चर कर रहे थे और इसी रीजन से उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। और जिन लोन शार्क्स ने उनको टॉर्चर करके उनसे पैसे मांगे थे वो और कोई नहीं बल्कि म्योंगिल और उसके गुंडे ही थे, जो मिस्टर चो का नाम यूज करके ये सब कुछ कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि योंजू के डैड की जान म्योंगिल की वजह से ही गई थी। प्रेजेंट में मिस्टर चो गुणवू से कहते हैं कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक बॉक्सिंग जिम बनवा के दूंगा और तुम्हारी मॉम के लिए एक कैफे बनवाऊंगा ताकि तुम लोग अपनी लाइफ अच्छे से बिता सको। इस तरफ म्योंगिल को उसी एड्रेस के बारे में पता चलता है जहाँ पर उन लोगों ने जैंगडो को पकड़कर बांध के रखा हुआ था। उस लोकेशन पर पहुंचकर उन लोगों को डुयंग की आईडी कार्ड भी मिल जाती है और उस आईडी कार्ड में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। उसके बाद म्योंगिल अपने सारे गुंडों को लेकर डुयंग के घर के नीचे पहुंच जाता है। घर पर पहुंचते ही वो लोग चुपके से नॉक करने लगते हैं। डुयंग की वाइफ उसको उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था इसलिए वो खुद ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है। इतने में डुयंग वहाँ पर उठकर आता है और दरवाजे के बाहर देखता है कि म्योंगिल के सारे गुंडे वहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसलिए वो अपनी वाइफ को अंदर रूम में लेकर जाता है और उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा मत खोलना। उसके बाद वो बाहर निकलकर दरवाजे को अच्छे से ब्लॉक करता है, लेकिन तब तक सारे गुंडे खिड़की दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुके थे। डुयंग नाइफ लेकर सारे गुंडों पर अटैक कर देता है, लेकिन गुंडे इतने ज्यादा थे कि वो लोग उस पर भारी पड़ रहे थे। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद उसने बहुत गुंडों को मार दिया था, लेकिन तभी गुंडों का लीडर आकर उसके सर पर जोर से रॉड से मारता है। वो कई बार रॉड लेकर उसके सर पर वार करता है। वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था और उसके बाद म्योंगिल अंदर आकर डुयंग से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ को जिंदा छोड़ दूं तो मुझे मिस्टर होंग का एड्रेस बता दो। अगले दिन गुणवू और योंजू गुणवू की मॉम को मिस्टर चो के ऑर्फनेज छोड़ने के लिए जाते हैं ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। दूसरी तरफ मिस्टर होंग जब अपने रेस्टोरेंट आता है तब देखता है कि म्योंगिल उनका पहले से ही वहाँ पर वेट कर रहा था। वो म्योंगिल से पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, तो म्योंगिल बताता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस डुयंग ने दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डुयंग को मारने के बाद म्योंगिल ने उसकी वाइफ और उसके होने वाली बेटी को भी मार दिया था। जैसे ही उन दोनों की फाइट होना चालू होती है तो म्योंगिल मिस्टर होंग पर भारी पड़ने लग जाता है। एक्चुअली म्योंगिल ने अपने जूतों में नोकीले मेटल लगा कर रखा हुआ था और वो उसी से उन पर अटैक कर रहा था। मिस्टर होंग अपने चाकू से उसको मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन म्योंगिल ने यहाँ पर अपने पूरे शरीर को अच्छे से कवर अप कर लिया था, इसलिए इतना मारने के बावजूद चाकू उसके शरीर तक पहुंच ही नहीं रहा था। और मिस्टर होंग ने सादे कपड़े पहने हुए थे और इसी बात का फायदा उठाकर वो उन पे चाकू से वार करना चालू करता है, लेकिन तभी मिस्टर होंग नीचे से एक तलवार निकालते हैं और उसे म्योंगिल के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके म्योंगिल ने अपने आप को छुड़ा लिया था। मिस्टर होंग काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और इसी बात का फायदा उठाकर म्योंगिल उसी तलवार से उनको मार देता है। दूसरी तरफ म्योंगिल के सारे गुंडे मिस्टर चो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उस वक्त गुणवो और योंजू घर पर नहीं थे और वुजिन
भी अभी अभी जस्ट सोकर उठा था। तभी वो देखता है कि बहुत सारे गुंडे उस घर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो भागकर मिस्टर चो को जाकर बताता है। जब मिस्टर चो कैमरे पर चेक करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि म्योंगिल के सारे गुंडे यहाँ पहुंच चुके हैं। वुजिन मिस्टर चो को बेसमेंट में जाने के लिए कहता है और सारे गुंडों से वो अकेले ही लड़ने लगता है। काफी सारे गुंडों को तो उसने अकेले ही मार के गिरा दिया था, लेकिन तभी बहुत सारे गुंडे उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी उन गुंडों का लीडर आकर वुजिन को जोर से लात मारकर नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ मिस्टर चो अपने बंदूक से सारे लोगों को शूट करके मारने की कोशिश कर रहे थे। इस तरफ वुजिन उस गुंडे को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो वुजिन को दबोचने लगता है और उसके बाद चाकू निकालकर वो वुजिन के पेट में बार बार स्टैब करता है। और बेसमेंट में म्योंगिल का बॉडीगार्ड मिस्टर चो को बुरी तरीके से मारता है। उसने उनका बैग तोड़ दिया था और तभी वहाँ पर म्योंगिल पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि मिस्टर चो के सेफ में बहुत सारा गोल्ड और पैसा रखा हुआ है। पैसों को देखते ही वो मिस्टर चो का मुंह दबाकर उनके गले में चाकू घुसाकर उन्हें मार देता है। मिस्टर चो के सेफ में जो गोल्ड रखे हुए थे वो इतने ज्यादा प्योर थे कि उन गोल्ड में कोई इंसान अपनी शक्ल देख सकता था। कुछ देर के बाद गुनवो और योंजू जब घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि पूरे घर से धुआं निकल रहा है। अंदर जाते ही उनको पता चलता है कि पूरे घर में आग लग चुकी है। तभी गुनवो की नजर वुजिन पर जाती है जो खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बचेगा। उसके बाद गुनवो उसको उठाकर बाहर लाता है और वापस से योंजू को लेने के लिए घर के अंदर जाता है। योंजू जब अपने ग्रैंडपा को ऐसी हालत में देखती है तब वो रोने लग जाती है। योंजू उनको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन गुनवो चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है। इसलिए वो योंजू को समझाने लगता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन योंजू उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थी। इसलिए गुनवो उसको उठाकर बाहर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वुजिन एडमिट था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। कोविड की वजह से हॉस्पिटल में खून की कमी थी। तभी एक नर्स आकर गुनवो को बताती है कि उन्हें ब्लड की जरूरत है। तभी हमें पता चलता है कि वुजिन और गुनवो दोनों का ही ब्लड ग्रुप सेम था, इसलिए गुनवो अपना खून देने के लिए तैयार हो जाता है। नर्स ने गुनवो का 1 यूनिट खून निकाल लिया था, तो गुनवो पूछने लगता है कि क्या इतने से हो जाएगा। तो नर्स कहने लगती है कि नहीं, हमें और भी ज्यादा खून की जरूरत है। तो गुनवो कहने लगता है कि आप एक और यूनिट निकाल लो। नर्स बोलती है कि अगर हमने ज्यादा खून निकाला तो तुम्हारी जान को भी रिस्क हो सकता है। गुनवो उसे समझाता है कि वुजिन को कैसे भी करके बचाओ। वो कहता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, मैं इतना टॉलरेट कर सकता हूँ, लेकिन नर्स उसकी बात नहीं मानती। तब गुनवो उसके सामने भीख मांगकर रोने लग जाता है और कहता है कि वुजिन मेरी फैमिली है, उसे कैसे भी करके बचा लो। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वुजिन के ऊपर सारे डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि म्योंगिल ने मिस्टर चो को मार दिया था और वुजिन बुरी तरीके से घायल हो चुका था। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वुजिन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसी वक्त हम योंजू को देखते हैं जो मिस्टर चो को याद करके काफी ज्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ गुनवो जब ब्लड देकर बाहर आता है तो देखता है कि योंजू वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो उसको ढूंढते हुए बाहर जाता है। वो योंजू को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन योंजू उसका कॉल नहीं उठाती और वहाँ से चली जाती है। एक नर्स आकर गुनवो को बताती है कि वुजिन का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है और वो खतरे से बाहर है। ये न्यूज सुनकर गुनवो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो इमोशनल होकर रोने लगता है। वो नर्स से कई बार थैंक यू बोलता है। यहाँ से कहानी आ जाती है कुछ दिन आगे, जहाँ पर हम गुनवो और वुजिन को देखते हैं। अलार्म बजने से पहले ही गुनवो उठ जाता है और उसके बाद वो वुजिन को उठाता है। उठते ही दोनों अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। काफी टाइम तक रनिंग करने के बाद वो लोग अपनी जिम की ट्रेनिंग भी लेते हैं। उसी वक्त हम मिस्टर चो के उसी आदमी को देखते हैं जिनका नाम मिस्टर ओ होता है। मिस्टर ओ उन दोनों को ही प्रैक्टिस करते हुए अंदर से देख रहे होते हैं। उन दोनों को इतनी मेहनत करते हुए देखकर वो उन दोनों को अंदर बुलाते हैं और कहने लगते हैं कि म्योंगिल के पास मैं तुम्हें भेजकर तुम्हारी लाइफ को मैं रिस्क में नहीं डाल सकता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो इतने दिनों से गुनवो और वुजिन ट्रेनिंग ले रहे थे वो एक्चुअली में म्योंगिल को मारने के लिए ही ले रहे थे, क्योंकि उन दोनों के मन में अभी भी ये गुस्सा था कि म्योंगिल ने मिस्टर चो को मार दिया और वो किसी भी हालत में अपना रिवेंज लेना चाहते थे। मिस्टर ओ कहने लगते हैं कि मैं तुम दोनों की लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकता। म्योंगिल से लड़ते लड़ते डुयंग और मिस्टर होंग की भी जान चली गई। तो गुनवो उन्हें समझाता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिसको म्योंगिल की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और वो सारे ही लोग म्योंगिल से बदला लेना चाहते होंगे, इसलिए हम जाकर ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो म्योंगिल के खिलाफ है और उसके बाद हम उन्हें अपने टीम में लेकर अपने स्ट्रेंथ को कंबाइन करेंगे। लेकिन मिस्टर ओ सीधा मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। वहाँ से निकलने के बाद मिस्टर ओ मिस्टर चो के मेमोरियल के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है।
है। ये लेटर एक्चुअली में योंजू ने लिखा था। वो लिखती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, अगर मैं यहाँ पर रही तो मुझे ग्रैंडपा की याद आती रहेगी और ग्रैंडपा की विश थी कि उनको रोम जाना है, इसलिए मैं रोम जा रही हूँ उनकी आखिरी विश को पूरा करने। इस तरफ हम गुनवो और वुजिन को देखते हैं। वो दोनों अभी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन दोनों की इतनी मेहनत देखकर मिस्टर ओ उन्हें बुलाते हैं और फिर उन दोनों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि मिस्टर चो ने कुछ पैसे संभाल के रखे थे और वही पैसे मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। इन पैसों को लेकर तुम सॉल चले जाना, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर एक रूम बुक कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक तुम लोग म्योंगिल से बदला नहीं ले लेते तब तक तुम लोग चैन से नहीं बैठोगे और अब मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। उसके बाद वो दोनों ही सॉल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में म्योंगिल को मारने की प्लानिंग भी बनाते हैं। मिस्टर ओ ने जो रूम उन दोनों के लिए बुक किया था वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की थी। वो एक्चुअली में मिस्टर ओ की ग्रैंड डॉटर थी। ये लड़की थोड़ी सी अजीब थी। वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल करना और तुम लोग नहीं कॉल करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद ये दोनों बैठकर अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। उनके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उन दोनों को पहले जे म्योंग को पकड़ना था। जे म्योंग वही आदमी था जो गरीब लोगों की आईडी चुरा कर उनके नाम पर लोन लेता था और वो लोन जाकर वो म्योंगिल तक पहुंचाता था, जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था। वहां से निकलने के बाद वुजिन और गुनवो उसी आदमी के पास जाते हैं जिसके पास वुजिन पहले काम किया करता था, और ये आदमी भी एक लोन शार्क था जो लोगों को लोन दिया करता था। गुनवो उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ कि म्योंगिल की वजह से तुम्हें काफी नुकसान हुआ है, इसलिए गुनवो उसे कहता है कि तुम लोग हमारे साथ होकर हमारी हेल्प करो, तभी जाकर हम म्योंगिल को खत्म कर पाएंगे। लेकिन वो आदमी सीधा मना कर देता है और कहने लगता है कि म्योंगिल की वजह से मेरे जो पैसे गए हैं वो पैसे मैं वापस कमा लूंगा, लेकिन अगर मैं उसके चक्कर में पड़ा तो मेरी जान चली जाएगी और जान गंवाने की रिस्क मैं नहीं ले सकता। वहां से निकलने के बाद वो दोनों उसी मिलिट्री वाले आदमी के पास जाते हैं। वो मिलिट्री वाला आदमी एक टाइम पर मिस्टर चो के लिए काम करता था और इसी मिलिट्री वाले ने गुनवो और वुजिन को मिस्टर चो से मिलवाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मिलिट्री वाले आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके साथ मारपीट की हो। तो वो आदमी बताने लगता है कि कुछ दिन पहले उसके पास एक औरत आई थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि म्योंगिल की वाइफ थी। उसके बाद लोन देने के बहाने वो उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, सेम वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट जैसा कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने गुनवो की मॉम से साइन करवाया था। गुनवो समझ जाता है कि जरूर वो औरत स्माइल कैपिटल से थी। उसके बाद गुनवो उसे बताता है कि कुछ दिन पहले म्योंगिल ने मिस्टर चो को जान से मार दिया और साथ ही में उसने मिस्टर होंग और डुयंग को भी मार दिया। पहले तो उसको इन दोनों की बातें झूठी लग रही थी, लेकिन जब उसको समझ आता है तो वो रोने लग जाता है क्योंकि वो मिस्टर चो की काफी रिस्पेक्ट करता था। दूसरी तरफ हम जे म्योंग और उनके गुंडों को देखते हैं जो लोगों की आईडी चुरा कर रात में घर लौट रहे थे। जैसे ही वो तीनों अंदर घुसते हैं तो गुनवो और वुजिन दोनों तरफ से उसको घेर लेते हैं। गुनवो और वुजिन अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, इसलिए एक ही पंच में वो उन दोनों आदमियों को मार कर गिरा देते हैं। ये देखकर जे म्योंग इतना डर जाता है कि वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे मारो मत, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर गुनवो उससे पूछने लगता है कि क्या होटल में कसिनो चालू हो चुका है। तो जे म्योंग उसी स्माइल कैपिटल वाले मैनेजर की बात बताने लगता है जिसको डुयंग ने गला काट कर मार दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मैनेजर एक्चुअली में मरा ही नहीं था और अभी भी म्योंगिल के लिए काम कर रहा था। उसके बाद जे म्योंग बताता है कि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ और म्योंगिल में बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। जाते वक्त वुजिन उसको धमकी देता है और कहता है कि अगर म्योंगिल को कुछ भी पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जे म्योंग कहने लगता है कि मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि स्माइल कैपिटल बर्बाद हो जाए, क्योंकि म्योंगिल हमसे काम करवाता है और हमें पैसे भी नहीं देता है। अब उन दोनों को कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ से कांटेक्ट करना था, लेकिन उस आदमी का कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए वुजिन उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसको मैसेज करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ को म्योंगिल ने मिलने के लिए बुलाया था और उसके बाद म्योंगिल उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर इस फ्राइडे तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारी वो वीडियो ऑनलाइन लीक कर दूंगा और अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी जान जाएगी। और उसके बाद दुनिया वालों को तो यही लगेगा कि तुमने उस वीडियो की वजह से अपनी जान ले ली। गाड़ी में बैठकर वो बहुत ही रोने लग जाता है। तभी उसे वुजिन का इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है। उस मैसेज में ये लिखा था कि अगर तुम म्योंगिल से छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि हमको पता है कि म्योंगिल ने तुम्हारा वीडियो कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। अब ये मैसेज वो सीईओ होंग अपने भाई को लाकर दिखाता है। उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर था। उसका भाई कहने लगता है कि हमें इससे मिलना चाहिए, क्या पता ये हमारी मदद कर दे। तो सीईओ होंग कहने लगता है कि क्या पता ये कोई धोखेबाज इंसान हो। तो उसका भाई कहने लगता है कि हम जब इससे मिलेंगे तब इसको ड्रिंक पिलाएंगे और सारा कुछ उगलवा लेंगे। अब वो चारों ही एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर सीईओ होंग उन दोनों को ड्रिंक्स ऑफर करता है, लेकिन वुजिन कहने लगता है कि कुछ दिन पहले म्योंगिल के गुंडों ने मुझे चाकू से स्टैब किया था, इस वजह से मेरे लिवर में काफी हद तक डैमेज हुआ है और इसलिए मैं ड्रिंक नहीं पी सकता। उन दोनों को वुजिन की बातें बकवास लग
रही थी। उनको लग रहा था कि वुजिन झूठ बोल रहा है। तो वुजिन अपना घाव दिखाकर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो सीईओ हॉन्ग कहने लगता है कि ठीक है, तुम मत पियो, और उसके बाद वो गुणवू को ऑफर करता है। तो गुणवू कहता है कि मैं तो ड्रिंक पीता ही नहीं। तो उन दोनों को यही लगता है कि ये दोनों झूठ कह रहे हैं। वुजिन कहने लगता है कि ठीक है, मैं पीऊंगा। गुणवू ये देखकर उसे मना करता है और खुद ही ड्रिंक पीने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग गुणवू को ग्लास भर भर के ड्रिंक पिलाने लग जाते हैं। इतना पीने के बाद वो सारे ही लोग ड्रंक हो गए थे। ड्रंक होकर सीईओ हॉन्ग रोने लग जाता है और म्योंगिल को गाली देते हुए कहता है कि उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो कहने लगता है कि म्योंगिल की वजह से मेरे सर के सारे बाल झड़ रहे हैं। वो जब भी मुझसे मिलता है सिर्फ मेरे साथ मारपीट करता है। और इस तरफ सीईओ का भाई भी ड्रंक होकर बकवास कर रहा था। ये दोनों यहाँ पर वुजिन और गुणवू से बातें उगलवाने के लिए आए थे, लेकिन ड्रंक होकर खुद ही बकवास करना चालू कर देते हैं। अब अगले सुबह जब सीईओ हॉन्ग की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि गुणवू और वुजिन उसके घर पर है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो गुणवू बताता है कि आप लोग ही हमें कल रात यहाँ पर लेकर आए थे। इन चारों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि ये लोग एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को लाएंगे और उसके बाद वो कंप्यूटर एक्सपर्ट म्योंगिल के फोन को हैक करके उस हार्ड ड्राइव को क्रैश कर देगी, जिस हार्ड ड्राइव में उसने सीईओ का वो वीडियो सेव करके रखा हुआ है। उसके बाद रात को वो सारे लोग उसके होटल में मिलते हैं, जहाँ पर उसने कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाया था। यहाँ पर कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलने लगती है कि हम म्योंगिल के फोन को दो तरीके से हैक कर सकते हैं। पहला तरीका है क्यूआर कोड के थ्रू। जैसे ही म्योंगिल इस बिल्डिंग में एंटर करेगा तो हम कोविड का बहाना देकर उसे क्यूआर कोड स्कैन करवाएंगे और उसके स्कैन करते ही उसका मोबाइल का एक्सेस उसे मिल जाएगा और उसके बाद ये एक्सपर्ट उस मोबाइल को हैक कर लेगी। और दूसरा तरीका है वाईफाई के थ्रू। इसके लिए म्योंगिल को अपने फोन का वाईफाई ऑन करना पड़ेगा। वो जैसे ही अपने फोन का वाईफाई ऑन करेगा तो ये एक्सपर्ट उस वाईफाई के थ्रू उसके फोन को हैक कर लेगी। अब होटल में एंटर करते ही अपने प्लान के अकॉर्डिंग म्योंगिल के फोन को क्यूआर कोड से स्कैन करने को कहा जाता है। वो जैसे ही अपना फोन स्कैन करता है तो उन्हें उनकी एक्सेस मिल जाती है। अब वो कंप्यूटर एक्सपर्ट जैसे ही उसका फोन हैक करती है तो देखती है कि उसके फोन में तो कुछ है ही नहीं, उसका फोन तो पूरा खाली है। अब जब ये लोग कैमरे पर चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि म्योंगिल अपने साथ दो फोन लेकर आया हुआ है और जिस ऐप को ये लोग ढूंढ रहे थे वो तो दूसरे फोन में था। अब इन सब की वजह से उन्हें वाईफाई वाले ऑप्शन से ही जाना पड़ता है और म्योंगिल के फोन में वाईफाई को ऑन करना ये सबसे मुसीबत वाला काम था। अब सीईओ हॉन्ग भागते हुए आता है और पूछता है कि क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो उसका भाई बताता है कि म्योंगिल के पास दो फोन है और हमें उसके दूसरे फोन में वाईफाई को ऑन करना होगा। इसलिए अब सारे ही लोग प्लान बनाते हैं और सीईओ हॉन्ग से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुम म्योंगिल से कहना कि उस वीडियो को अपने फोन से डिलीट करे और अगर उसने मना किया और कहा कि उसके फोन में वो वीडियो नहीं है तो तुम खुद से उसका फोन मांगना और वीडियो डिलीट करते वक्त उस फोन का वाईफाई ऑन कर देना और जैसे ही उस फोन का वाईफाई ऑन होगा एक्सपर्ट उसके फोन को हैक कर लेगी। अंदर आते ही सीईओ हॉन्ग उसको कहता है कि तुम पहले मेरा वीडियो डिलीट करो तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करूंगा। तो म्योंगिल बहाना बनाते हुए कहता है कि वो वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, मैं उसको बाद में डिलीट कर दूंगा। तो सीईओ हॉन्ग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आदमी ने उस वीडियो को तुम्हारे ही फोन पर भेजा है और उसके बाद हॉन्ग उसे धमकी देता है अगर तुमने कुछ भी किया तो कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सब सुनकर म्योंगिल उस वीडियो को डिलीट करने लगता है। तो हॉन्ग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं खुद से डिलीट करूंगा, फोन मुझे दो। अब ना चाहते हुए भी म्योंगिल को अपना फोन उसको देना पड़ता है। फोन हाथ में मिलते ही मिस्टर हॉन्ग सबसे पहले उसका वाईफाई ऑन करता है और दूसरी तरफ से उस एक्सपर्ट ने म्योंगिल के फोन को हैक कर लिया था। उस फोन में उसको वो सेफ ऐप भी मिल जाता है जिस ऐप के थ्रू वीडियो को स्टोर करके रखा हुआ था। उस ऐप में पहुंचते ही वो लोग उस ऐप का डिस्ट्रक्शन मोड चालू कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होते ही वो सेफ पूरा का पूरा जलकर राख हो जाता है। उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी वीडियोस जो भी थे सब कुछ जल चुका था। उसके बाद सीईओ हॉन्ग उन दोनों को थैंक यू बोलता है और गुणवू से कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे फेस के स्कार का ट्रीटमेंट करा सकता हूँ, लेकिन गुणवू उन्हें मना कर देता है और कहता है कि इस स्कार की वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। इस तरफ म्योंगिल जब पार्टी करके अपने घर आता है तो घर आते ही उसे कुछ जलने की स्मेल आती है और तब वो देखता है कि जिस सेफ के अंदर उसने सारे वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को रखे थे वो सेफ पूरी तरीके से जल चुका है। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और उसके बाद एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को कॉल करता है और किसी इंसान की लोकेशन ढूंढने के लिए बोलता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 7 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो म्योंगिल के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन म्योंगिल तक पहुंचा रहा था। म्योंगिल ने इसी पुलिस ऑफिसर से मिस्टर ओ का एड्रेस निकलवाने के लिए कहा था। मिस्टर ओ वही आदमी थे जो मिस्टर चो के अंडर काम करते थे और उन्होंने गुणवू और वुजिन को सॉल के लिए भेजा था। यहाँ पर म्योंगिल समझ चुका था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ हॉन्ग गुणवू और वुजिन के साथ मिला हुआ है और वो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। म्योंगिल यहाँ पर अपनी वाइफ को बताता है कि उसके पास अभी भी उस सीईओ हॉन्ग का वीडियो है
है। तो म्योंगिल की बीवी कहने लगती है कि तुम्हें ये वीडियो सीईओ होंग को भेजना चाहिए। ये वीडियो देखकर वो डर जाएगा और फिर तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी करने के बारे में सोचेगा तक नहीं। दूसरी तरफ म्योंगिल के सारे गुंडे मिस्टर ओ के एड्रेस पर पहुंच चुके थे और वहां जाकर वो लोग मिस्टर ओ को किडनैप कर लेते हैं। जब गुनवो और वुजिन घर आते हैं तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में मिस्टर ओ का जख्मी हालत में फोटो था। गुनवो और वुजिन समझ चुके थे कि उन लोगों ने मिस्टर ओ को किडनैप कर लिया है। तभी उन दोनों को म्योंगिल के एक गुंडे का कॉल आता है। वो लोग एक लोकेशन का एड्रेस भेजते हैं और कहते हैं कि इस लोकेशन पर आकर हमको मिलो और अगर तुम लोग नहीं आए तो हम लोग मिस्टर ओ को मार देंगे। अब गुनवो और वुजिन वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि दामिन अपना आर्चरी सेट लेकर नीचे आ रही होती है। वो कहने लगती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी, लेकिन वो दोनों उसे मना करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाकर ले आएंगे। तो दामिन अपने तीर से निशाना लगाकर दिखाती है। उसका निशाना काफी पक्का था, इसलिए गुनवो और वुजिन उसको भी साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तीनों ही वहां से निकलने लगते हैं। तभी वुजिन उस मिलिट्री वाले आदमी को कॉल करता है और उसको बताता है कि मिस्टर ओ को म्योंगिल के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। अगर आप चाहते हो तो आप हमारी मदद करने के लिए आ सकते हो। इस पर वो मिलिट्री वाला आदमी मान जाता है और अपने हाथ का प्लास्टर निकाल कर अच्छे से रेडी होता है। अपने फेस को पूरी तरीके से पेंट से कवर करता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। वो चारों ही उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर वो लोग प्लानिंग करते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग गुनवो और वुजिन डायरेक्ट फ्रंट गेट से जाने वाले थे और दामिन और ये मिलिट्री वाला आदमी ऊपर जाकर अटैक करने वाले थे ताकि दामिन ऊपर जाकर अपने तीर से निशाना लगाकर गुंडों को मार सके। अब जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि गुंडों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया है। अंदर जाकर गुनवो पूछता है कि मिस्टर ओ कहां पर है। इतने में वो गुंडा सारे लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। गुंडे जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं गुनवो उनको एक शॉट में मारकर नीचे गिरा देता है। उनकी बॉक्सिंग स्किल पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए उनके लिए किसी को मारना बहुत ही इजी हो गया था। गुनवो और वुजिन मिलकर सारे गुंडों पर अटैक कर देते हैं और ऊपर से दामिन तीर से निशाना लगा लगाकर सारे गुंडों को घायल कर रही थी। काफी देर तक फाइट होने के बाद वो गुंडों का लीडर ऊपर के फ्लोर पर भागकर जाने लगता है और तब मिलिट्री वाला आदमी आकर उसको रोकता है और उन दोनों की फाइट होना चालू हो जाती है। नीचे इन दोनों ने काफी लोगों को मारकर घायल कर दिया था। तभी वो बॉडीगार्ड गुनवो की तरफ आने लग जाता है, लेकिन गुनवो उसे पहले ही पंच में नीचे गिरा देता है और उसके बाद उसे इतना मारता है जब तक उसका मुंह न टूट जाए। ऊपर उस मिलिट्री मैन और उस गुंडे की फाइटिंग चल रही थी। अब क्योंकि मिलिट्री मैन के हाथ में फ्रैक्चर था, इसलिए वो गुंडा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर वुजिन पहुंचकर उससे लड़ाई करता है। पिछली बार भी इसी गुंडे ने वुजिन को मारकर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। इस बार भी वो गुंडा अपने जेब से चाकू निकालता है और वुजिन को चाकू लेकर मारने आता है। तो वुजिन कहता है कि इस चाकू के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पिछली बार भी तुमने मुझे चाकू से जानबूझकर घायल किया था क्योंकि तुम एक डरपोक इंसान हो। अब ये सुनकर वो गुंडा अपना चाकू अंदर रख लेता है। नीचे गुनवो ने उस बॉडीगार्ड को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी और इस तरफ वुजिन ने उस गुंडे को इतना मारा कि वो बेहोश हो चुका था और नीचे की तरफ गुनवो ने उस बॉडीगार्ड को मार मार कर बेहोश कर दिया था। उसके बाद वो सारे लोग मिलकर उस बॉडीगार्ड को और उस गुंडे को बांध के रख देते हैं और वहां पर वो मिलिट्री वाला आदमी उसे टॉर्चर करके पूछता है कि मिस्टर ओ को कहां पर रखा गया है। इतना मार खाने के बाद भी वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। तो मिलिट्री वाला आदमी कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मिस्टर ओ कहां है तो मैं तुम्हारे बॉडी का सबसे मेन हिस्सा इंजर कर दूंगा। अब ये सुनकर वो आदमी सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो सारे ही लोग उन दोनों को गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। गुनवो और वुजिन उस मिलिट्री मैन को कहते हैं और उसे जितना हो सके इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो और हम दोनों जाकर मिस्टर ओ को बचाएंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस बॉडीगार्ड को पता है कि म्योंगिल ने सारा गोल्ड कहां पर छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए आप उससे सारा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करो। वहां से निकलते ही गुनवो उस सीईओ के भाई को कॉल लगाता है जो एक पुलिस ऑफिसर था। गुनवो उसे बताता है कि म्योंगिल ने मिस्टर ओ को किडनैप कर लिया है। तो वो पुलिस ऑफिसर कहने लगता है कि मुझे लोकेशन भेजो, मैं वहां पर पहुंचता हूँ और तुम दोनों अंदर अकेले मत जाना। और तभी वो ऑफिसर अपने कलीग को कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहता है और जिस आदमी को उसने ये सब कहा था ये वही आदमी था जो म्योंगिल तक सारी बातें लीक कर रहा था। अभी ऑफिसर सारा ही कुछ म्योंगिल को बता देता है और म्योंगिल पहले से अलर्ट हो जाता है और जिस लोकेशन पर मिस्टर ओ को रखा गया था वो वहाँ के गुंडे को कॉल लगाता है और कहता है कि पुलिस वहाँ पर आने वाली है, तुम सारे लोग मिलकर मिस्टर ओ को छुपा दो। अब जैसे ही पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो उन लोग को मिस्टर ओ नहीं मिलते। दूसरी तरफ मिलिट्री वाला आदमी बॉडीगार्ड को मार मार कर उस लोकेशन के बारे में पूछ रहा था जिस लोकेशन पर म्योंगिल ने सारा गोल्ड छुपा कर रखा था, लेकिन इतना मार खाने के बाद भी वो बॉडीगार्ड कुछ नहीं बोलता, उल्टा वो उन पे हंस रहा था। और तभी वो अपना जीभ काट कर खुद को मारने की कोशिश करता है। तो गुनवो कहने लगता है कि हमें इस आदमी को बचाना होगा, अगर ये मर गया तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि म्योंगिल ने किस लोकेशन पर गोल्ड को रखा हुआ है। इसलिए वो लोग एम्बुलेंस बुलवा कर उस बॉडीगार्ड को एम्बुलेंस में भेज देते हैं। नेक्स्ट डे जब वो पुलिस ऑफिसर अपने लिए कॉफी खरीदने के लिए आता है तो कॉफी शॉप का ओनर उसके कॉफी में जहर मिला देता है और उसको ऐसा करने के लिए म्योंगिल ने ही कहा था। दूसरी तरफ सीईओ होंग को एक मैसेज आता है। उस मैसेज में म्योंगिल ने उसका
वही वाला वीडियो भेजा था। सीओ समझ चुका था कि म्योंगिल ने अभी तक उसके वीडियो को डिलीट नहीं किया है। ये वही वीडियो था जो म्योंगिल ने उसको टॉर्चर करके बनाया था। उसके बाद वो अपने भाई को कॉल करके बताता है कि म्योंगिल ने अभी तक उस वीडियो को सेव करके रखा हुआ है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, इतने में वो पुलिस वाले की हालत खराब होने लगती है। वो कॉफी की तरफ देखकर समझ जाता है कि जरूर इस कॉफी में जहर मिलाया है। अब वो खुद की जान बचाने के लिए एक दुकान पर जाता है। दुकानदार से वो सॉल्ट मांगता है और सॉल्ट को अपने मुंह में डालता है ताकि सॉल्ट के थ्रू उल्टी करके वो सारा जहर बाहर निकाल दे। दूसरी तरफ गुनवू और वुजिन को म्योंगिल का कॉल आता है। म्योंगिल उन दोनों को उसी लोकेशन पर बुलाता है जहाँ पर उसने मिस्टर ओ को बंद करके रखा हुआ था और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मिस्टर ओ की जान जाएगी। अब वो तीनों ही उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। गुनवू दामिन को बहुत दूर पहले ही उतार देता है और कहता है कि तुम बाद में आना। गुनवू ने एक्चुअली में ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो दामिन की जान खतरे में डालना नहीं चाहता था। जैसे ये दोनों अंदर घुसते हैं तब देखते हैं कि गुंडे चारों तरफ से खड़े हैं और तभी वो मैनेजर फाइट करने का ऑर्डर देता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि सारे गुंडों के हाथ में बड़े बड़े वेपन्स हैं। ये देखते ही गुनवू वहाँ का एक बड़ा वाला नेट निकाल लेता है और वुजिन भी अपने हाथ में एक डंडा ले लेता है। उसके बाद वो दोनों ही सारे गुंडों को मारना चालू करते हैं। कुछ ही देर में उन दोनों ने सारे गुंडों को मारकर ढेर कर दिया था। म्योंगिल ये देखकर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो मैनेजर से पूछता है कि क्या तुम दो बच्चों को निपटा नहीं सकते, और उसके बाद अपने पैर से चाकू निकालकर मिस्टर ओ के गले पर रखता है और उन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों अभी नहीं रुके तो मैं मिस्टर ओ को मार दूंगा। उसके बाद म्योंगिल सारे गुंडों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को अभी खत्म कर दो, लेकिन तभी वहाँ पर दामिन अपना तीर लेकर पहुंच जाती है और सीधा तीर चलाती है म्योंगिल के हाथ पर। और उसके बाद वुजिन और गुनवू फिर से सारे गुंडों को मारना चालू करते हैं। अब डर के मारे म्योंगिल वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर ओ उन दोनों से थैंक यू कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली, और कुछ ही देर के बाद पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचकर रेड मार देती है। जब पुलिस उस लोकेशन को अच्छे से चेक करती है तब उनको पता चलता है कि म्योंगिल ने आज तक जितने लोगों को मारा था उसने सारे लोगों की बॉडी को यहीं से ठिकाने लगाया था। उसके बाद पुलिस सर्च वारंट लेकर म्योंगिल के घर भी पहुंचते हैं और वहाँ का सारा कुछ जब्त कर लेते हैं। इस तरफ पुलिस ने उस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया था जो म्योंगिल की मदद कर रहा था। पुलिस को म्योंगिल के घर से बहुत सारा फोन मिलता है। ये उन्हीं लोगों का फोन था जिसको म्योंगिल ने आज तक मारकर गायब किया था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उस सीईओ को देखते हैं और उसका भाई जिसको म्योंगिल ने जहर देने की कोशिश की थी उसकी जान भी बच चुकी थी। यहाँ पर वो सीईओ कहने लगता है कि म्योंगिल का सारा कुछ पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक म्योंगिल को नहीं पकड़ पाई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जरूर वो दूसरी कंट्री भाग जाएगा। उसके बाद वो कहने लगता है कि अभी भी उसके पास मेरा वीडियो है, वो चाहे तो कभी भी मेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल सकता है। तो गुनवू और वुजिन कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद गुनवू उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि हो सके तो आप जेंगडो का पता लगाओ। जेंगडो म्योंगिल का पर्सनल असिस्टेंट हुआ करता था और उसको म्योंगिल के बारे में सारा कुछ पता है। उसे ये भी पता है कि म्योंगिल भागकर कहाँ जा सकता है। अब जेंगडो का पता लगाने के लिए गुनवू और वुजिन जे म्योंग से मिलते हैं और जे म्योंग उन दोनों को एक तरीका बताता है कि वो कैसे करके जेंगडो तक पहुंच सकते हैं। अगले ही दिन गुनवू और वुजिन के पास जेंगडो का कॉल आता है क्योंकि जेंगडो को पता चल चुका था कि गुनवू और वुजिन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुनवू यहाँ पर जेंगडो को बताता है कि पुलिस को म्योंगिल के खिलाफ बहुत सारा सबूत मिल चुका है और पुलिस ने उसके घर में रेड भी मारी थी। क्या तुम जानते हो कि म्योंगिल यहाँ से भागकर कहाँ जा सकता है? तो जेंगडो कहने लगता है कि मैं उस लोकेशन के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने ही म्योंगिल को वो लोकेशन बताया था, लेकिन वो एक कंडीशन रखता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वो एड्रेस बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम लोगों ने मुझे 1 बिलियन पैसे देने होंगे। वो कहता है जैसे मेरे पास पैसे आ जाएं कि मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगा, लेकिन गुनवू और वुजिन के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, इसलिए वो सीईओ होंग से मदद मांगते हैं। गुनवू सीईओ होंग से कहता है कि जेंगडो ने हमसे 1 बिलियन पैसे मांगे हैं और पैसे मिलने के बाद ही वो हमें म्योंगिल का एड्रेस बताएगा। तो सीईओ कहने लगता है कि अगर हमने जेंगडो को पैसे दिए और वो पैसे लेकर भाग गया तो गुनवू उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो पैसे लेकर भाग गया तो मैं उसे कैसे भी ढूंढ के रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर मिस्टर होंग मान जाता है और सारे पैसे जेंगडो को भेज देता है। इस तरफ म्योंग सारा गोल्ड छुपाकर कंटेनर के थ्रू दूसरे कंट्री भेजने की कोशिश कर रहा था। जेंगडो गुनवू और वुजिन को उस कंटेनर और उस शिप के बारे में बताता है जिसके थ्रू म्योंगिल यहाँ से भागने वाला था। नेक्स्ट सीन में गुनवू और वुजिन उसी शिप कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ से म्योंगिल भागने वाला था। काफी देर तक ढूंढने के बाद गुनवू को सामने ही म्योंगिल दिखता है, लेकिन म्योंगिल उसको देखकर भागने लग जाता है। दूसरी तरफ वुजिन ने उस मैनेजर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया था। इस तरफ म्योंगिल चाकू निकालकर गुनवू पर अटैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वुजिन जब उस मैनेजर का हाथ बांध रहा होता है तभी अचानक से वो बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और वुजिन को पटक पटक कर मारने लगता है। इस तरफ काफी खतरनाक फाइट चालू हो जाती है और यहाँ पर वुजिन ने उस बॉडीगार्ड को मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। दोनों ही तरफ से साइमल्टेनियसली फाइट हो रहा था। वुजिन उस बॉडीगार्ड को बहुत मारता है, इतना मारता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, और इस तरफ गुनवू ने म्योंगिल को मारकर उसकी टांगे तोड़ दी थी, इतना कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। उसके बाद गुनवू उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे कभी भी दिख गए तो मैं तुम्हारी
जान ले लूंगा। गुनवू एक्चुअली में बहुत सॉफ्ट हार्टेड था, वो किसी इंसान की जान नहीं ले सकता था, इसलिए उसने म्योंगिल को छोड़ दिया था। इतने में वहाँ पर वुजिन आ जाता है तो गुनवू इमोशनल होकर कहने लगता है कि मैं एक बॉक्सर बनना चाहता था लेकिन मैं एक ब्लड हाउंड बन गया। तो वुजिन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि हम वापस से बॉक्सिंग रिंग में जाएंगे और हम दोबारा से एक बॉक्सर बनेंगे। वहाँ से निकलने के बाद उन दोनों को सारा गोल्ड भी मिल जाता है जो म्योंगिल ने छुपा कर रखा हुआ था। इस तरफ सीओ होंग को म्योंगिल का फोन मिल चुका था जिस फोन में उसका वीडियो था। उसके बाद गुनवू और वुजिन सारा गोल्ड लेकर मिस्टर होंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सारा गोल्ड मिस्टर चो का था। वो हमेशा से चाहते थे कि वो गरीब लोगों की मदद करे। वो गरीब लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहते थे ताकि उन लोगों का फ्री में इलाज हो सके। उसके बाद मिस्टर होंग कहने लगता है कि मैं ये सारा सोना मिस्टर चो के वेलफेयर फाउंडेशन में लगाऊंगा ताकि गरीब लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प हो सके और उनके लिए मैं खुद का हॉस्पिटल भी खोलूंगा। उसके बाद वो दोनों को 2-2 गोल्ड बार्स देता है और कहता है कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। गुनवू मना करके कहने लगता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर मिस्टर चो होते तो वो भी यही करते। अगले सीन में हम गुनवू की मॉम को देखते हैं जो मिस्टर चो के ऑर्फनेज में काम कर रही होती है। तभी उनको गुनवू का कॉल आता है और वो देखती है कि गुनवू और वुजिन सामने से आ रहे हैं और इसी फैमिली रियूनियन वाले सीन के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। सेकेंड सीजन की पॉसिबिलिटी है लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।